बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना नावल अना परस्त, रिटन बाय नादिया अमीन। जरगे ने जो फ़ैसला किया वो इनके लिए बहुत सख्त साबित हुआ था। वो बाप बेटा कुछ पल के लिए बिल्कुल फरीज हो गए थे। आज का दिन तुम्हारे पास है, आज आपस में सलाह करके फ़ैसला कर लो। इस कत्ल के बदले पैसे लोगे या लड़की? यावर खान जो कि जरगे का करता धरता था इस पर धमाका करके बोला। घर आकर वो बहुत फिक्रमंद हो गए थे। गहरी सोच में गर्क जैसे एक नुक्ता तक पहुंच ही गए। हम रकम ले लेंगे, लड़की नहीं। हम जफ़र भाई की बेटी को अब हम छोड़ने से रहे। ज़ुबान दी है मैंने। बाप की बात पर वो कुछ पल के लिए गुमसुम हो गया, फिर लड़खड़ाते लहजे में बोला, हम रकम नहीं लेंगे। इसकी बात पर इसकी माँ दम बखुद रह गई। ये क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है कि हम फरवा के लिए सारी शॉपिंग तक कर चुके हैं। ये तो मंसूर की नागहानी मौत की वजह से शादी रुकी थी, वरना तो क्या मैं भाई को बेचूं? सारे लोग मुझ पर थूकेंगे। मैं रकम लेकर बेगैरत बन जाऊँ? मैं बुज़दिल बनकर सारी ज़िंदगी जीऊँ? या तो मुझे इसे मारने दें या फिर रकम ना ले, बस। वो गुस्से से तिलमिलाता बोला। पागल हो तुम? क्या मैं अब इस बात को बढ़ाऊँ? तुम इसको कत्ल करो, कल वो बदला ले और मेरा सारा ख़ानदान इस बरसों तक चलने वाली दुश्मनी की नज़र हो जाए। ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। बाप ने भी गुस्से से कहा तो वो हतमी अंदाज में बोला, अगर रकम लोगे तो मैं खुद को शूट कर लूँगा, बस। इन्हें शशोपन में मुब्तला छोड़कर वह चला गया, जबकि दूसरी तरफ बाप भी एक हतमी फ़ैसला कर चुका था। अगले दिन वक्त मुकर्रर पर जब जगह बैठा तो यावर खान ने पूछा, हाँ तो क्या सलाह की तुम लोगों ने? इसने एक खामोश नज़र अपने बाप पर डाली और बेखौफ लहजे में बोला, लड़की। फरवा इससे मिलने आई थी। वो अपने कमरे में बैठा कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। क्या हो रहा है? वो इसके करीब खड़ी पूछ रही थी। ऑफिस का कुछ काम था, वो करना था। उसने कंप्यूटर ऑफ कर दिया। कब ला रहे हो बीवी? उसने तंज किया। कल। उसने सरसरी बताया था। फिर तो तुम बहुत खुश हो गए। उसने तंज का दूसरा तीर फेंका। एक लहजा को वो चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें क्या लगता है इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ? क्या मैं मोहब्बत की शादी कर रहा हूँ या ये जरगा मैंने बिठाया है? हाँ, मैंने रकम नहीं ली क्योंकि मैं अपने भाई को नहीं बेचना चाहता। मैं झुकी नज़रों से सारी ज़िंदगी बसर नहीं करना चाहता। भाई की रकम खा गया, ये ताना मैं नहीं सुन सकता। और तुम इस लड़की के बारे में पूछ रही हो तो पहले ही माँ मुझे मना कर चुकी है कि ना तो मैं इसे हाथ लगाऊंगा, ना ही इसे अपनी बीवी समझूंगा, बल्कि वो मेरी, हम सब की नौकरानी होगी। मैं ये भी मान चुका हूँ। और क्या करूँ मैं? अब तुम ये फैसला कर लो कि तुम मेरे साथ शादी करोगी या नहीं। इसकी तफसीरी बात पर वो मुस्कुराकर बोली, ठीक है जनाब, जब खाला ने मेरी साइड ली ही है तो मैं भी राज़ी हूँ। वो मुस्कुराई थी। तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन ये सब जो हुआ इसमें कम से कम मेरा कसूर तो नहीं। मैं भी तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। वो इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था और वो इसकी मोहब्बत का एतबार करती थी। आज वो निकाह करके इसे ले आया था। निकाह के वक्त इसका बाप और छोटा भाई तोकीर भी था। कमरे में दाखिल होते वक्त माँ की नसीहत और कसम इसे याद थी। तुमने इसे बीवी नहीं समझना, वो दुश्मन की बेटी है, इस घर की बहू नहीं बन सकती। माँ का गुस्सा और मंतक इसे इस वक्त कुछ गलत ना लगा। जिस औरत का जवान बेटा किसी के हाथों कत्ल हो, वो इस किस्म के जहनी दबाव का शिकार होती है। कमरे में आकर उसे कुछ नया और खिलाफ मामूल नहीं लगा, सिवाय इस डरी सहमी लड़की के जो आज ही इसके निकाह में आई थी। वो एक आम से सूट में मलबूस थी। एक सरसरी निगाह इस पर डालकर वो सिर्फ इतना बोला था, तुम्हें अब यहाँ रहना है और मेरे घर वालों को तुमसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। मेरी माँ के दिल पर क्या बीत रही है तुम्हें मालूम होगा, इसलिए कि किसी भी बात बिगड़ने की बजाय चुप रहोगी। वो इसके कपकपाते हाथों को बखूबी देख रहा था। इस वक्त वो खड़ी थी, लेकिन इसे इसका जिस्म लरसता दिखाई दे रहा था। तुमसे निकाह का फैसला मेरा है। अगर तुमने कभी इस फैसले को गलत साबित करने की कोशिश की तो मैं भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसकी आंखों से टपाटप आंसू गिरने लगे थे। ये काम नहीं चलेगा। इसने इसके रोने की तरफ इशारा किया था। मैं इन आंसू से पिघलने वाला नहीं। मेरे घर वालों के साथ ठीक रहोगी तो बख्शूंगा तुम्हें। इसने जल्दी से आंसू साफ किए। नाम क्या है तुम्हारा? अपनी शर्ट उतारता वो आम लहजे में बोला, हाँ अदन। अच्छा, नाम अच्छा है, काम भी अच्छा होना चाहिए। आज जो कुछ कह चुका हूँ वो दोबारा नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि तुम ये नौबत नहीं आने दोगी। वो इसे धमकाता हुआ बोला, जी। वो हकीकतन बहुत घबराई हुई थी। अब आराम से सो सकती हो। इसके लिए इसकी ज़िंदगी बदल कर रह गई थी, जबकि इधर सब ऐसे जाहिर कर रहे थे जैसे कि वो इनके दरमियान कभी आई ही ना थी। इसने तकदीर के लिखे को इस वक्त कबूल किया था जब इसे बताया गया कि इसका निकाह है। यहाँ आए हुए इसे हफ्ता होने को था। इस एक हफ्ते में किसी ने भी इससे बात नहीं की थी। इसे पालतू पुर्जे की तरह एक तरफ डाल दिया था। वो क्या है क्या थी वो बिल्कुल भूलने लगी थी। वो जो अपनी ज़ात के गुरूर में कभी किसी को घास तक नहीं डालती थी, डालने की रवादार ना थी, अब अजीब किस्म की ज़िल्लत का शिकार थी। वक्त के बेरहम लगाम इसके गले में डालकर वो सब इसे एक पालतू जानवर ही गर्दानते थे और इससे 3 बोल पढ़ाए गए थे। वो इसके वजूद से, जिससे 3 बोल बढ़ाए गए थे, वो इसके वजूद से इतना ही बेखबर था जितना कि एक मुसाफिर मंजिल तक जाने वाले रास्ते से। वो अपनी किस्मत से शौकी थी जिसने इसे इस मोड़ पर ला खड़ा किया था कि वो दुश्मन बनकर इसके दरमियान आई थी। इसकी सांस इसे देखने की भी रवादार ना थी। इसके दिन रात जिल्लत के बिस्तर में गुजर रहे थे, ऐसा बिस्तर जो जिल्लत, बेइज्जती, नफरत से बना हुआ था। वो मर्द तो इसे इतना ही गाफिल था जितना कि इसका सुकून। वो जिस इस तराब का शिकार थी, इसे
इसमें इसे किसी साथी की ज़रूरत थी कि जिससे वो अपने दिल की बातें करती, अपना हाल दिल सुनाती, लेकिन इसका पुरसाने हाल कोई न था। वो इसके कमरे में एक फ़ालतू नकारा पुर्जा थी जो इसके मर्द के इस्तेमाल में आने वाला ना था। रात को वो फरवा से बातें कर रहा था। पागल हो यार, इसका होना ना होने के बराबर है, उसने ढके छुपे अल्फाज में कहा था। भाई की मौत के बाद फ़ौरन तो धूमधाम से शादी नहीं हो सकती ना, इसलिए अम्मी साल बाद ही करेंगी। प्लीज़ तुम फजूल के खदशात ना पालो, सब ठीक होगा। तुम इससे डरती हो, इसमें ऐसी कोई ख़ास बात नहीं कि जिससे तुम हरासा हो। वो चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट से जाता बोला था। अक्सर रात को वो फरवा के साथ बातें करता रहता था। इसकी बातों से वो ये अंदाज़ा लगा चुकी थी कि इनकी बात तय थी और साल बाद इनकी शादी होने वाली थी, जो भाई की मौत की बिना पर ताख़ीर का शिकार हुई थी। फिर इस बात की तस्दीक माँ की ज़ुबान से सुनकर भी होगी। फरवा बहुत रोती है तुम्हारे इस निकाह के बारे में सोचकर। माँ इसके करीब बैठी कह रही थी। जो चाय पी रहा था अचंभे से इन्हें देखने लगा। बाजी को मैंने बताया भी है कि इसका निकाह कौन सा इस कमज़ात के साथ पसंद का है। मजबूरी की बात थी, वो इस घर की नौकरानी और बस। मैंने इससे कह दिया कि मेरा बेटा इसे मुँह नहीं लगाता। माँ की बात पर वो पहलू बदल कर रह गया। माँ कभी कभार कुछ ज़्यादा ही गलत बोल जाती थी। वो किचन में बर्तन धोती सब सुनती रही। फिर इसने खुद पर एक खौल चढ़ा लिया बेहिसी और ढटाई का। वो वाकई खुद को इस घर की नौकरानी समझने लगी थी। इसके भाई ने कत्ल करके जो खता की थी, इसका भुगतान इसने भुगतना था। वो खुद को यकीन दिला चुकी थी। इस सज़ा के लिए उसने खुद को इनके हवाले कर दिया था। इसकी दोनों नंदें इससे बात नहीं करती थी। इनका अंदाज़ अपनी नफ़रत का इजहार करता रहता था। वो इसके सामने बार बार अपनी खालाजात का जिक्र करती रहती थी। भाई और फरवा में बहुत मोहब्बत है। वो इसका दिल जलाना चाहती थी, मगर इस पर तो गोया इन बातों का असर ही होने वाला ही नहीं था। घर में सास ससुर, 2 नंदे और एक देवर था, जबकि साथ ही जंजाबील के चचा की फैमिली रहती थी। दोनों घरानों में का आना जाना था। वो एक बार भी इनके घर नहीं गई थी, ना ही इन्होंने कभी झूठे मुँह आने को कहा था। वो दिन भर कामों में जती रहती है। इसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है इसने खबर लेना छोड़ दी थी। वो सज़ा के दिन गुजार रही थी, बाकी किसी भी चीज़ में इसका कोई सरोकार ना था। फरवा आई थी। वो जंजाबील के साथ कमरे में बैठी बातें कर रही थी। जब वो चाय लेकर गई तो इसने बड़े नाकदराना अंदाज से इसका जायज़ा लेते हुए जंजाबील को मुखातिब करते हुए कहा कि जरगे में करने के लिए यही फ़ैसला रह गया था। वो फिर कुछ तामल के करके कहने लगी, बेचारी मुफ्त में गई। इसका तासुब भरा अंदाज से अंदर से बिल्कुल खोखला कर गया। चाय रख कर इससे पहले कि वो जाती, जब जंजाबील ने इससे कहा, मेरे कपड़े प्रेस करो, मुझे बाहर किसी काम से जाना है, इसने हुक्म दिया। कहीं मोहब्बत तो नहीं कर बैठे, इसने कुछ जले कटे अंदाज में कहा तो वो मुस्कुरा कर बोला, भला तुम्हारी मोहब्बत कहीं और जाने देती है? आई रियली लव यू। ये बेचारी तो, ओ नो यार, इसने सरनफी में हिलाया। वो सुबह से किचन में लगी हुई थी। सारे किचन को साफ़ करके उसने दोपहर के लिए खाना बनाना शुरू किया था। मटर कीमा भूनकर उसने चावल बनाए और दम पर लगाकर सलाद काटनी शुरू कर दी। इस दौरान फरा आई। मेरे लिए 1 कप चाय बना और आमलेट भी। सलाद छोड़कर उसने इसके लिए चाय और आमलेट बनाया और इसे देखकर दोबारा से सलाद बनाने लगी। सारा खाना तैयार करके इसने रोटियां बनानी शुरू की। कुछ ही देर में सब आ गए थे। आज इतवार था, सब घर पर थे। रोटियां बनाकर उसने खाना टेबल पर लगाया। इसने इन सबको खाने पर बुलाया और खुद रायता लाने के लिए किचन में आई, जो रखना भूल गई थी। शक्ल देखो, पूरी मक्कार लगती है। इतनी अकड़ और गुरूर है ना, मजाल है जो किसी से बात करे, जैसे मैं इसे बड़ी धूमधाम से ब्याह कर लाई हूँ। इसकी माँ सास तनफ़्फ़र से कह रही थी। वो रायता लेकर आई तो ससुर गुस्से से बोले, ये नमक इतना डाला जाता था क्या? बाप के घर में भी तुम इतना नमक डालती थी? प्लेट उठाकर उन्होंने पूरे ज़ोर से ज़मीन पर पटक दी। वो गुमसुम सी खड़ी देखती रह गई। खाने की टेबल पर मुकम्मल सकूत हारी हो गया। बाप क्या कह रहा था, इसकी बीवी की कितनी बेइज्जती हो रही थी, इसे कोई परवाह ही ना थी। वो मुकम्मल बेनियाज खाना खाता रहा। एक धुप भरी नज़र इस पर डालकर वो टूटी प्लेट के टुकड़े उठाने झुकी तो एक बार फिर चिल्लाती आवाज़ इसके कानों में पड़ी, अब बार बार अपनी शक्ल के दिखा रही, दफ़ा हो जाए यहाँ से। हाथ में पकड़े टुकड़े उठाए वह फ़ौरन से पेशतर उठी। वो वहाँ से चली गई। ऐसा अक्सर पेशतर होता था, ज़रा सी बात पर इसे लताड़ कर रख दिया जाता। इसका छोटा देवर इसे बदतमीज़ी कर जाता। वह खामोशी से बस सुनती और देखती। वो एक दीवार बन गई थी, ऐसी दीवार जो बारिश, तूफ़ान, हर मौसम की सख्ती शिद्दत को बर्दाश्त करके इसी तन फन से खड़ी देखने वाले को अपने वजूद के एहसास से दोचार करती है। वो इन सब के लिए गोया एक दीवार की सी, खामोश, जामिद, ना टूटने वाली ना झुकने वाली। इसकी रातें दबेस कारपेट पर गुजरती और दिन बेइज्जती की चादर ओढ़कर। वो ज़िंदगी नहीं जी रही थी, बल्कि ज़िंदगी इसे जी रही थी। रात देर तक वो फरवा के साथ मोहब्बत भरी बातें करता रहता, इसलिए सुबह काफ़ी देर से जागा तो इसका गुस्सा भी इसी पर उतारा। तुमने सुबह मुझे उठाया क्यों नहीं? मुझे ऑफिस से देर हो गई। कहाँ होती हो? हर वक्त ख्याली चेहरा लिए। इतने अरसे में इतनी तफसीली बात उसने पहली बार की थी। जवाबन वो खामोश रही। अगर वह सफाई में कुछ बोलती तो वो इसके लिए ज़्यादा बुरा साबित हो सकता था, जो कि कई बार हो चुका था। इसलिए वो खामोशी इख्तियार किए हुए थी। यहाँ आए वे इसे 10 माह होने लगे थे। आहिस्ता आहिस्ता घर में इसकी शादी की तैयारियां शुरू होने लगी। शॉपिंग हो रही थी। फरवा भी यहाँ आकर इनके साथ बाजार जाकर अपने लिए शॉपिंग करती थी। इसे लग रहा था कि वो इन सब के लिए इतनी ही गैर अहम जितनी कि वो खुद अपने लिए। सुबह से मौसम अबर आलूद था और किसी वक्त तो बारिश के कतरे ज़मीन को
प्यास को बुझाने भी लगते। वो ऑफिस से आज जल्दी घर चला आया कि मौसम कुछ बेतबार सा हो रहा था। कमरे में दाखिल होते ही इसे सिसकी की आवाज़ सुनाई दी। एकदम आवाज़ की सिमत इसने देखा, लेकिन इससे पहले वो हड़बड़ाकर उठी और सर पर दुपट्टा डालकर कुछ घबराहट में इर्द गिर्द देखने की सही करने लगी। इसकी मोटी आंखें आंसुओं से लबरेज थी। इसकी घनी लंबी पलकें आंसुओं से तर इस वक्त इसके चेहरे पर करबनाक तासुरात पैदा कर रही थी। कुछ पल वो बड़ी खामोशी से इसे देखता रहा। कुछ साथ बाद इसके करीब आकर बोला, घर पर कोई नहीं है क्या? उसने सर नफ़ी में हिलाया। इस वक्त आंसुओं का गोला इसके हलक में फंसा था, इसलिए वो बोल ना पाई। न जाने क्या हुआ कि इसके करीब गया और इसकी आंखों में झांक कर बोला, तुम रो रही हो, वजह बताओगी? आज पहली दफ़ा इसने इस पर ध्यान दिया था। वो हैरत के आलम में खड़ी कुछ पल तो बिल्कुल शौक रही, फिर कुछ तौक़ुफ़ बाद बोली, चाय लाऊं? अपनी बात के जवाब में मुख्तलिफ जवाब ने इसे कुछ पल के लिए खामोश कर दिया था। फिर कुछ तौक़ुफ़ बाद वो बोला, हाँ ले आओ। वो जल्दी से निकल गई। शादी की तैयारियां अरूज पर थीं। वो खुद भी बहुत खुश था। खुशी इसके पूरे वजूद से फूटती नज़र आ रही थी। आजकल हर वक्त इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट तारी रहती। इसका रवैया इसके साथ भी थोड़ा बहुत नरम हो गया था कि अब वो एक आध बात कर लेता था। रात जब वो सोने के लिए लेटी तो इसे बुलाकर बोला, ये लो रुपये, अगर अपने लिए कुछ ख़रीदना चाहो। इसने इसके हाथों में दबे नोटों को एक नज़र देखा और फिर बिना कुछ कहे खामोशी से ले लिए थे। वो अपना ज़्यादा वक्त पौधों और दरख्तों के साथ बिताने लगी थी। जब भी फारिग होती पौधों की क्यारियों में घुसी पौधों की कांट छांट करती हुई होती। चचा इलियास के दोनों लड़के, जिनकी उम्र 10 और 8 साल की थी, इसके बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। वो हर वक्त इसके पास बैठे बातें करते रहते। 8 साला विकी को तो गोया इसे मिले बिना चैन ना था। वो नोट कर रहा था कि वो खुद को मुकम्मल मसरूफ़ किए हुए थी। इस वक्त भी वो सब आज की शॉपिंग देख रहे थे, जबकि वो दूर बैठी विकी के साथ बातें करती किसी बात पर मुस्कुराई थी। फिर विकी ने का हाथ पकड़कर इसे गुदगुदाने लगी थी। वो खिलखिला रहा था। न चाहते हुए भी इसकी तवज्जो शॉपिंग और मुतल्लिका चीज़ों की जानिब मबज़ूल ना हो सकी थी। वो मुसलसल इसे देखे जा रहा था। इस वक्त वो माहौल से बेनियाज इस बच्चे के ज़रिए सुकून महसूस करना चाह रही थी, या शायद वो इस शख्स से बिल्कुल बेनियाज हो गई थी। शादी के दिन करीब आ रहे थे। इसने ऑफिस से छुट्टियां ले ली थी। वो इस शादी पर बिल्कुल मुतमिन दिखाई दे रही थी। अक्सर नज़रें इसने खुद पर उठती महसूस की थी, जो बड़ी तरहम भरी थी, जिनमें इसके लिए तरस था, रहम था, लेकिन वो खुद पर रहम नहीं खा रही थी। इसे अपना आप इतना ही लाताल्लुक़ नज़र आ रहा था जिस तरह कोई भी नॉर्मल बंदा इस शादी में शरीक होकर खुद को लाताल्लुक़ महसूस कर सकता है। वो इस शादी से नाराज़ नहीं थी, वो खुद को यही जता रही थी। बारात के दिन इसका सूट इसने संभाल के रखा था। जब वो तैयार होने कमरे में आया तो सूट मिल के ही ना दे रहा था। नौकर के ज़रिए इसने इसे बुलवाया। कहाँ रखे हैं कपड़े? तुम्हें पता है कितनी देर हो रही है? उसने कुछ बरहमी से कहा। खामोशी से कपड़े निकालकर उसने इसके बेड पर रखे और जाने लगी कि इसे रोकते हुए कहने लगा, बारात में तुम जाओगी? ये सवाल था या वो बता रहा था? इसे कुछ समझ ना आई। वो कुछ उलझन अमेज़ अंदाज में देखने लगी तो वो वजाहत करते हुए बोला, किसकी गाड़ी में जाओगी? मैं घर पर रहूँगी, इधर काम भी पड़े हैं, किसी का घर पर रहना तो ज़रूरी है ना। मैं रुकूंगी, मैंने अम्मी से कह दिया है। तफसील से बताकर जाने लगी कि एक बार फिर उसने कहा, देखो मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। कुछ दिन तक तो हम इस दूसरे कमरे में रहेंगे, लेकिन दरअसल मुझे अपने कमरे में रहने की आदत है, इसलिए हम इधर शिफ्ट होंगे। वो क्या कहना चाह रहा था वो बखूबी समझ रही थी, इसलिए सारी लाती कहने लगी, सारा घर आपका, इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है, ना ही बताने की। वो बारात के साथ नहीं गई थी कि घर में काम पड़े थे जो इसे करने थे। रात काफ़ी देर में इनकी वापसी हुई। फरवा दुल्हन बनी बहुत प्यारी लग रही थी। वो दोनों साथ बैठे बहुत अच्छे लग रहे थे। इस वक्त सबसे दूर वो वही खड़ी थी। आज भी वो इनमें से नहीं थी, इनसे अलग थी, इनका हिस्सा नहीं बनी थी, एक टूटा हिस्सा थी जो खस्ता हाली का शिकार हो रही थी। सुबह नाश्ते के लिए वो इनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने लगी कि दरवाज़ा एकदम से खुला। सामने ही वो खड़ा। एक पल के लिए तो बिल्कुल चुप साधे रहा, फिर इसे अंदर आने का रास्ता देकर खुद भी अंदर चला गया। वो शायद बाथरूम में थी। टेबल पर नाश्ते की ट्रे रखकर वो जाने लगी कि कुछ याद आते ही मुड़कर इसे देखने लगी। वलीमे का सूट इस्त्री करना है, कहाँ है वो? बज़ाहिर ये जुमला सादगी से कहा गया, लेकिन इस पल इसे कुछ अजीब सा फील हुआ। किसी गहरी सोच से निकलता हुआ बोला, शकूर से पता करो, इसी को दिया था मैंने। इसने बताया तो वो सर इस बात में हिलाती चली गई। फिर वलीमा भी गुजर गया। कुछ दिनों बाद इसने कमरा बदलना चाहा, लेकिन फरमा ने ऐसा न करने दिया। वो इसके कमरे में किसी सूरत नहीं जाना चाहती थी। वो इसकी उतरन नहीं चाहती थी। इस उतरन पर वो सोचती रहेगी। फरवा दिन ब दिन हसीन से हसीन तर होती जा रही थी। वजह जंजबील की बेपनाह मोहब्बत थी जो इसके हुस्न को और रनाई दे रही थी। वो दोनों बहुत खुश थे। वो हनीमून मनाने मार्शियस भी गए। 15 दिन रहकर आए तो वो अपनी दुनिया में मगन थे, जबकि इधर वो अपनी दुनिया में थी। इसका वजूद खामोशी की नज़र हो गया था। वो दिन भर जो काम करती थी, इसकी रूटीन कुछ इस तरह से थी कि अब इन कामों में एक मिनट एक लम्हा की तखीर भी नहीं होती थी, क्योंकि इसकी ज़िंदगी का हर गुजरने वाला दिन एक ही डगर पर था। इसमें 19-20 का कोई फ़र्क ना था कि जिससे इसकी रूटीन चेंज होती। हाँ, एक चीज़ जो इसकी ज़िंदगी के औराक में एक और फ़र्क का इजाफा कर गई थी, वो फरवा के तंज़िया जुमलों और निश्तरों का इजाफा था। बाकी तमाम रूटीन वैसी की वैसी थी। वो रोज़ाना शाम को बाहर निकलते, घूमते फिरते और रात को देर से लौटते। फरवा के आते ही इस कमरे में आना ही भूल गया था। वो एक पल के लिए भी नहीं आता था। हाँ, एक फ़ायदा हुआ था कि वो बेड पर आराम से सोने लगी थी। अब इसके दुनिया, इसके कमरे और ख़ुद इसके अपनी ज़ात तक महदूद हो गई थी।
शौहर की मनपसंद बीवी होने का फरवा बहुत फ़ायदा उठा रही थी। वो घर भर की चहीती थी, इसलिए अक्सर इस पर भी इसके हुक्मनामे जारी होते थे और ऐसा जंजाबिल के सामने ही होता था। इसने अपने कानों और अपनी आंखों को बिल्कुल बंद कर दिया था, या शायद बेनियाज होने का ड्रामा कर रहा था। वो अक्सर इसके साथ छोटी बात पर उलझ जाती और इसे बेइज्जत करके रख देती। मेरे घर वाले आ रहे हैं, तुमने सारी तैयारी की या नहीं? वो रात को जल्दी जाएंगे, खाना वक्त पर तैयार होना चाहिए। ज़रा सी तखेर पर बाद में इसने हंगामा खड़ा कर दिया था, जिसे जंजाबिल ने शांत करते हुए कहा था, यार तुम भी ना इस जहल से उलझ पड़ती हो। वो इसके इस एक जुमले ने तो इसे फर्श पर पूरे ज़ोर से पटक दिया था। वो बेयकीन निगाहों से इसे तके जा रही थी। वो कभी उलझती या लड़ती तो ठीक था, लेकिन आज तक तो वो कुछ बोल ही ना पाई थी। फिर इसने इतनी गलत बात कह दी थी। इस एक जुमले ने इसकी इज़्ज़त नफ्स की धज्जियाँ बिखेर दी थी। इस दिन वो दिल खोल कर रोई थी, चिल्ला चिल्ला कर रोई थी। फरवा किचन में अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी, साथ में वो भी खड़ा था किसी काम से। जब वो किचन में गई तो इन्हें यूँ देखकर वो एकदम से शर्म से लाल होती पलट कर भागी थी। वो दोनों इस वक्त जिस पोजीशन में थे, इन्हें देखकर कोई भी ऐसा रिएक्ट कर सकता था। देखा इस गवार को, बिना आहट के चली है ये, इसलिए तो जहर लगती है मुझे। फरवा इसके खिलाफ आग उगल रही थी, जबकि वो तो जैसे वहाँ था ही नहीं। रात को वो देर से घर आए, इसे सख्त भूख लग रही थी। इस वक्त फरवा को उठाना गोया क़यामत उठाना था, इसलिए इस इरादे को मौकूफ़ करके उसने फ़ौरन खुद किचन की राह ली। लेकिन फिर कुछ सोचकर इसने अदन के दरवाजे पर दस्तक दी। इतनी रात को इसे अपने दरवाजे पर देख के इसे शदीद हैरत हुई। खाना दो मुझे। वो पलटकर किचन में जाने लगा, वो भी इसके पीछे किचन में आई। खाना गर्म करके इसने सलाद भी बनाई और टेबल पर लगाकर पानी का जग भी सामने रखा। जब वो जाने लगी तो इसने पुकारा, बैठो। जाने की सुबह की इस हरकत के बाद वो इसके सामने आने से कतराने लगी थी। शायद वो खजल सी हो गई थी, इसलिए, या शायद मुझे नींद आ रही है, इसने धीमे से कहा और जाने लगी। फिर कुछ सोचकर वो पलटी और कुर्सी पर बैठते हुए जैसे तजब्जब सी दिखाई देने लगी। इसके इस तरह आपको देखकर वो खुद गोया हुआ, कुछ कहना है? मैं आपसे एक बात करूं, आप बुरा नहीं तो नहीं मानेंगे? वो बहुत धीमे लहजे में बोलती थी, इसके लहजे में बहुत ठहराव था। कहो। वो इसकी बनाई सलाद बड़ी रग़बत से खा रहा था। मैं पढ़ना चाहती हूँ, कि आप मेरा एडमिशन करवा देंगे? इसके लहजे में बड़ी आस थी, जिसे महसूस करते हुए वो बोला, कहाँ तक पढ़ा है तुमने? मेरा फाइनल ईयर रह गया था। किसका? मास्टर्स का। कुछ तोक़ा बाद बोली, इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स कर रही थी मैं। वो चंद सानिया हैरान नज़रों से इसे तकता रहा, फिर एकदम से हैरानी मिटाता हुआ बोला, माँ पढ़ने देगी तुम्हें? जाने कि उसने ऐसा कहा था, इसे कुछ समझ ना आई। वो बिल्कुल चुप कर गई थी, फिर इसी खामोशी से उठकर चली गई। खाना खाकर वो भी अपने कमरे में आया था। बेड पर लेटकर कुछ पल तो वो इसके एडमिशन के बारे में सोचता रहा, फिर सारी सोचों पर लानत भेजता सो गया। वो किचन में खाना बना रही थी। विकी के साथ मैं खड़ा पूछ रहा था, अदन बाजी, मैं बड़ा होकर आपसे शादी करूँगा। मैंने अम्मी को भी बताया। वो इसकी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे तब तक तो मैं बूढ़ी हो गई होंगी, फिर कहोगे इस बूढ़ी से शादी कभी ना करूँ। नहीं, मैं आपसे शादी करूँगा। आप मेरे साथ खेलेंगी ना? हाँ, मैं तुम्हारे साथ खेलूँगी, लेकिन एक बात है, अगर तुम्हारे जंजाबिल भैया को पता चला ना कि तुम मुझको हथिया रहे हो, तो वो तो तुमसे बहुत लड़ेंगे। ये कहते ही जब उसने अंदर आते जंजाबिल को देखा तो बिल्कुल चुप होकर रह गई। क्या कर रहे हो विकी? उसने भी इसके गाल को छूते हुए कहा। फिर इसको मुखातिब करते हुए बोला, फरवा कहाँ है? वो मैके गई है। उसने कहा तो वो बोला, चाय बना कर लाओ। वो चला गया। चाय बनाकर उसने जब इसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी तो इसने इसे अंदर आने को कहा। चाय रखकर वो बाहर आई तो उसने फरवा को आते देखा। इसे जंजाबिल के कमरे से निकलता देखकर इसके माथे पर नागवारी की लहर उभरी थी। फिर तेज़ तेज़ कदमों से वो अंदर आकर कुछ पल बाद इसके कमरे से तेज़ तेज़ बातों की आवाज़ सुनाई देती थी। कुछ देर बाद वो कमरे से निकलता दिखाई दिया। वो इस वक्त काफ़ी बरहम दिखाई दे रहा था। सीधा माँ के पास गया। कुछ देर बाद माँ ने फरवा को भी अपने कमरे में बुलाया था। फिर जाने इनमें क्या बातें हुई कि मामला सेट हो गया। वो इससे ज़रूरी बात करने भी तर्क कर चुका था। इसकी ज़ात से इस औरत का खौफ था कि जो घर की एक फालतू पुर्जे से ज़्यादा कोई हैसियत नहीं रखती थी। इसने अक्सर इन दोनों के मोहब्बत भरे जुमले सुने थे। कभी कभार तो इन्हें मोहब्बत भरे अंदाज में एक दूसरे के साथ शरारतें करते भी देखा था। इसे लग रहा था या तो इसमें रोमांस के जरासीम ही ख़त्म हो गए, या फिर वो बेहिसी की लपेट में इस कदर आ गई है कि सब इसे बेमानी लग रहा है। एक ऐसे ही दिन उसने इन दोनों को बातों में खुद को मौजू बनते सुना था। तुम हर वक्त इसे देखते रहते हो, मैंने नोट किया, तुम्हारी नज़रें इस पर से नहीं हटती। वो सख्त लहजे में जंजाबिल को सुना रही थी। मैं इसे देखता हूँ बिल्कुल इस तरह जिस तरह हर इंसान को देखता हूँ। इसे इस निगाह से हरगिज़ नहीं देखता जिस निगाह से तुम्हें देखता हूँ। क्या मतलब? उसने वजाहती अंदाज में कहा था। मतलब मोहब्बत की नज़र। ये नज़र सिर्फ तुम्हारे लिए। वो मुस्कुराया था। कहीं मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे? वो अब बेयकीन थी। क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पर एतबार नहीं? उसने मुलायमत से कहा। तुम्हारी मोहब्बत पर तो है, तुम पर नहीं। फरमा ने मुस्कुराकर कहा तो वो भी मुस्कुरा दिया। अक्सर वो इसे मौजू बना लेती और इस पर घंटों बोलती। कभी कभार तो वो इस कदर चिढ़ता कि इसे सख्त अंदाज में टोक कर रह जाता। ये क्या तुम हर वक्त अदन अदन की रट लगाए रखती हो और मेरा दिमाग मत खाओ। हाँ, वो थी इस काबिल के इसे इतना अर्जा समझकर 2-4 पल के लिए हंसी मजाक में शामिल किए रखते। किस्मतें अगर ये ज़िल्लत इसके नसीब में लिखती थी तो बेशक वो ऐसा करने के में हक बजानिब थे। वो सोचती रहती थी। फरवा अपनी किसी दोस्त के घर गई थी, जबकि दोनों नंदे कॉलेज से वापसी के बाद अपने कमरों में सो रही थी। सास चचा इलियास के यहाँ गई थी।
घर पर इस वक्त खामोशी का राज था। असर की अजान होते ही इसने नमाज अदा की, किचन में खाने की तैयारी करने लगी। आटा गूंदकर इसने बिरयानी के लिए प्याज काटनी शुरू की, गोश्त पहले से ही गलाने के लिए रख छोड़ा था। सुनो, एक कप चाय बना दो, फरवा कहाँ गई है? वो किचन के अंदर आया और फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर पानी पीने लगा। वो दोस्त के घर गई है। चूल्हे पर चाय का पानी रखकर उसने जवाब दिया, मैं अपने कमरे में हूँ। कहकर वो चला गया। वो चाय बनाकर इसके पास लाई, चाय साइड टेबल पर रखकर वो कुछ देर तो तजब्ज़ुब भरे अंदाज में खड़ी रही, फिर कुछ हिचकिचाहट से कहने लगी, मुझे कुछ रकम चाहिए। जाने क्यों इस पल इसकी आंखों में नमी दिखाई दी। इसकी नमनाक आंखें इस पल इससे बहुत कुछ कह रही थी। इसे यही लगा। बिना कुछ कहे उसने जेब से रकम निकालकर, इस वक्त इसे ये तक नहीं मालूम हो सका कि इसने इसे कितनी रकम थमाई थी। थैंक्स। इसका ये एक लफ्ज़ इस मर्द के मुंह पर तमाचा मारने के लिए काफ़ी था। इस पल इसे अपनी मर्दानगी पर जितनी शर्म आई थी, इसे अपना आप जितना बेगैरत लगा था, इतना शायद कभी अपना आप महसूस न किया हो। वो मर्द था, वो घटिया मर्द जिसके मुँह पर इसकी बीवी तंज का तीर मारकर चली गई थी। इसकी गैरत पर यह ताज़ियाना बहुत भारी लगा था। इनकी शादी को 2 साल बीत चले थे। फरवा अभी तक माँ नहीं बन सकी थी। इसकी सास से इलाज की गर्ज से कई डॉक्टरों के पास ले गई थी, लेकिन कोई आसरा न बन सका। अदर को अपने माँ बाप, बहन भाइयों को देखे 3 साल हो चुके थे। इसे लग रहा था अगर मज़ीद 1-2 साल वो इन्हें ना देख सकी तो इनके चेहरों को भूल जाएगी। दिलसोज लम्हात इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए थे। तहकीराना रवैये इसके वजूद के गिद्ध लिबास की तरह लिपट गए थे। किसी जान फजा तसव्वुर का दूर दूर तक इम्कान न था। उकताहट अमेज़ अंदाज में ज़िंदगी बसर हो रही थी। हर मौसम इसके लिए एक जैसा था। बेइल्तफ़ाती ने इसे थका दिया था। इस थकावट ने इसके वजूद में वहशत भर दी थी। इन दिनों इसे अपना आप जलील तरीन लग रहा था। एक ऐसा बंदा जो ज़मीन और आसमान पर अकेला खड़ा, एक रहम भरी आवाज़, एक तरहम आमेज़ लफ्ज़ का तलबगार हो। इस तशनगी कैफियत ने इसे निढाल कर दिया था। वो बीमार हो गई थी, लेकिन ये बीमारी भी इसकी तन्हाई की तरह इसकी साथी बन गई थी। पिछले कुछ दिनों से बुखार मुसलसल हो रहा था। जिस्मानी थकावट और दर्द ने इसे निढाल कर दिया था। सुबह के मलजके उजाले में जब वो सहन में आई तो चारसू खामोशी का राज था। लॉन के सब्ज़े पर पाँव रखते ही जाने से क्या हुआ कि वो लड़खड़ाकर मुंह के बल गिरी। इसका सभी चेहरा इस वक्त पिलाहट लिए हुए था। शकूर ने जब इसे इस तरह ज़मीन पर पड़े देखा तो यकदम अंदर की तरफ भागा। बेख्याली में इसने जंजबील के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा इसी ने खोला। फिर शकूर के बताने पर वो बाहर की तरफ लपका। वो बेहोश पड़ी थी। इसका जिस्म आग की तरह तप रहा था। इसे गाड़ी में डालकर वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गया। वो एडमिट हो गई। थोड़ी देर के लिए वो घर आया ताकि सबको खबर कर सके, लेकिन वहाँ तो गोया बात ही कुछ और थी। फरवा तैश के आलम में इसकी जानिब लपकी। कहाँ है वो? ज़रा सी बीमारी का बहाना क्या खूब किया है। अम्मी कहाँ है? इसकी बात के जवाब में उसने कहा तो वो चिल्लाती बोली, मैंने कुछ पूछा है? माँ भी चली है। वो भी इसे लताड़ने लगी। वो तो गया, फंस कर रह गया। इन्हें यूँ बोलते छोड़कर वो फिर अस्पताल आया। वो हमज इसी हालत में थी। इस दौरान कोई 10 बार फरवा की कॉल्स आई जिसे उसने रिसीव नहीं किया। वो तो कम अज़ कम इसके कत्ल में शरीक नहीं हो सकता था, वो सोच रहा था। रात जाने किस पहर वो कुछ होश में आने लगी। वो कुछ कह रही थी। उठकर इसके करीब गया और इसकी बात सुनने की कोशिश करने लगा। अम्मी अम्मी मुझे ले जाओ यहाँ से। ये लोग बड़े बड़े जालिम हैं। ये मुझे इंसान मैं जानवर हूँ इनके लिए। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। ये सब मुझे ले जाओ अम्मी, अल्लाह के लिए मुझे ले जाओ। मुझे तुम सब याद आते हो, सब याद आते हो। मैं वो सब मारते हैं मुझे। देखो मेरा सारा जिस्म ज़ख्मी। मुझे ले जाओ। वो नीम बेहोशी की कैफियत में रोने लगी। इसकी बातें सुनकर वो शॉक्ड रह गया। वो मार खाती रही है, इसे मारा जाता था और वो इतना बेखबर था। अम्मी मैं नहीं रहूँगी यहाँ, ले जाओ मुझे। वो सिसक रही थी। इस रात जो कुछ वो बोलती रही, इसने इस मर्द के ज़मीर पर खूब ताज़ियाने लगाए थे। वो खुद फरामोशी के आलम में जो कह रही थी वो इस मर्द के लिए हौलनाक था। 1-2 दिन में बुखार की शिद्दत में कमी आ गई थी। वो अब मखदूश हालत में नहीं थी। तकिया के सहारे वो बैठी, आंखें बंद किए नींद दराज थी। जब वो अंदर आया, एकदम से आंखें खोलकर उसने एक नज़र इसे देखा और फिर आंखें बंद कर लीं। करीब आकर उसने इसके माथे पर हाथ रखा। बुखार कदरे कम था। कुर्सी खींचकर वो इसके मुकाबिल बैठता संजीदगी से पूछने लगा, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर लेकर जा रहा हूँ। कुछ दिन वहीं रहो, फिर मैं तुम्हें ले आऊँगा। इसकी बात ने इसे बुत बना दिया था। वो बेयकीन निगाहों से इसे देखने लगी। फिर उठकर वो दरवाज़ा लॉक करके इसके करीब आकर बोला, अपनी कमर दिखाओ। इसकी बात पर वो सख्ते में आ गई। वो यकटक इसे देखे जा रही थी। कहा ना अपनी कमर दिखाओ। इसे गुमसुम देखकर वो खुद इसकी कमीज़ उठाने को बढ़ा तो वो फ़ौरन बोली, मैं ठीक हूँ। लेकिन इसकी बात को ना सुनते वो इसकी कमीज़ उठाकर इसकी कमर पर ज़ख्म के निशान देखने लगा। और कहाँ कहाँ मारा है? वो इसकी आंखों में बराह रास्त देखते हुए बोला। वो चुप रही तो वो फिर बोला, कहाँ कहाँ और किसने मारा है? क्या पूछ रहा हूँ मैं? इस पर उसकी आंखों में नमी उबरती चली गई। इसने जो अपने अंदर उतारती वो बोली, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर जाने क्या हुआ कि 1000 कोशिश के बावजूद वो अपनी आंखों से रवा होने वाले आंसुओं पर काबू ना पा सकी। वो बेआवाज़ रोती रही। वो इसे रोते हुए देखता रहा। उठो। वो इसे उठाते हुए बाहर ले आया था। गाड़ी में बैठकर वो इसकी माँ की तरफ रवाना हुआ था। इसे माँ के घर के दरवाजे पर उतारते हुए वो बोला, 2 हफ्ते बाद लेने आऊँगा। घर में तो कोई भुंजाल आ गया। सब इससे खफा थे। इसकी माँ ने तो कोई बात करनी छोड़ दी थी। कोई जादू कर दिया जो इतनी आज़ादी दे दी इसे। मुझे अपनी शक्ल मत दिखा। मेरे बेटे के दुश्मनों के साथ तुम्हारी इतनी मोहब्बत कि खुद इनके घर इनके पास छोड़ कर आए हो। माँ की बातें नाकाबिले बर्दाश्त थी, लेकिन वो
एक अलग नाराज़ थी, वो भी इससे बातचीत करना तर्क कर चुकी थी। वो बेड पर दराज किसी किताब के मुताले में मसरूफ़ थी जब उसने फरवा से बात करनी चाहिए। वो बीमार थी तो क्या मरने देता? लोग जानवरों के साथ ऐसा सलूक नहीं करते, तो क्या मैं अपनी बीवी के साथ ऐसा करता? लफ्ज़ बीवी ने तो फरवा को तपा दिया। ओह, तो बीवी के मर्तबे तक ले आए हो? आज पहली बार तुम्हारे मुँह से इसके लिए लफ्ज़ बीवी सुना है मैंने खूब। अब ये बड़ी तरफदारी करोगे? हाँ, भाड़ में गई वो, और भाड़ में गई इसकी बीमारी, मुझे वजाहतें मत दो। इसके कतई अंदाज़ पर उसने भी अपना रवैया चेंज कर दिया। अगर वो हकीकत सुनने की रवादार ना थी तो वो भी फजूल में अपना दिमाग नहीं खपाना चाहता था। इसकी माँ ने मुकम्मल बोलचाल बंद कर दी थी। इसने इस एक दो बार इसे मनाने की कोशिश की, लेकिन वो हमस नाराज़ ही रही थी। जिस दिन उसने अतन को घर वापस लाना था, इस दिन फरवा नाराज़ होकर अम्मी के घर चली गई थी, जबकि इसकी माँ भी फरवा के साथ ही गई थी। इनका रवैया ऐसा होना ही था, वो जानता था। जब इसे लेने घर गया तो इसके लाख कहने पर भी वो अंदर ना गया। किसी काम का बहाना करके वो इसे सीधा घर ले आया, फिर इसे घर पर उतार कर वो कहीं चला गया। रात जब वो घर आया तो घर में इसे मुकम्मल खामोशी मिली। इसके कमरे पर दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ बढ़ाया तो इसने दरवाज़ा को खुला पाया। अंदर आया। कमरे में ज़ीरो बल्ब की रोशनी से कमरा नीम तारीक था। दरवाज़ा लॉक करके वो बेड की तरफ आया। वो गहरी नींद में सो रही थी। कुछ पल सोच की नज़र हुए, दूसरे ही पल वो इसके करीब बैठ गया। खटके की आवाज़ पर वो उठकर बैठी और मुंदी मुंदी आंखों से इसे देखने की कोशिश करने लगी। इसके बराबर में लेटकर वो कुछ पल इसे देखता रहा और फिर कहने लगा, मैंने 2 हफ्तों का वादा किया था ना, वरना इससे पहले आता। तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? ठीक है, उसने मुख्तसर जवाब दिया। आज के बाद से जिसने तुम पर हाथ उठाया तो तुम मुझे बताओगी, मुझसे छुपाओगी नहीं। इसका हाथ अपने हाथ में लेता बोला, जो ज़ख्म मैंने दिया इसका मदावा भी मैं करूँगा। वो खामोशी से सुन रही थी, फिर बोली, वो सब खफा होंगे, मैं नहीं चाहती कि कोई मुश्किल खड़ी हो। इसने इसे किसी भी किस्म के ख़तरे से आगाह किया था। ये तुम्हारा मसला नहीं है, मेरा है, और तुम वो करो जो मैं कहूँगा। इसके मामले में हमेशा सख्त रहा था। कसूर मेरे भाई का था, लेकिन खतावर मैं ठहराएगी। इधर वो सब कुछ और चाहते हैं और आप कुछ और। आप तो आराम से ऑफिस चले जाएंगे, लेकिन घर पर मैं क्या क्या फेस करूँगी ये सब मुझे पता है। मैं आपका साथ नहीं दे सकती। तुमसे मशवरा मैंने कब मांगा? ये मेरी भी ज़िंदगी है, मेरा भी हक़ है कि मैं कुछ बोलूँ अपने लिए। क्या मैं कठपुतली हूँ जो पहले आपने कहा कि मैं आप सब की शिकायतें ना करूँ, अब कह रहे हैं कि मैं सब आपको बताऊँ? पहले मुझे देखने के रवादार ना थे और अब वो चंद सानिया खामोश रही और फिर बोली, मैं अब और सहने की ताकत नहीं रखती। वो सब मुझसे नफ़रत करते हैं, लेकिन आपके इस इक़दाम के बाद इनके लिए दुनिया की जलील तरीन मखलूक बन जाऊँगी। वो आपको तो बुरा नहीं समझेंगे, सिर्फ मुझे सुनाएंगे। मैं नहीं चाहती कि मुझ पर यहाँ और ज़िंदगी तंग हो। आप फरवा को अपनी बीवी समझे, मुझे अपने हकूक़ नहीं चाहिए। उसने हतमी फ़ैसला किया, जिस पर वो बड़े मज़े से मुस्कुराता बोला, तो क्या तुमसे अपना हक़ लेने के लिए अब मुझे ज़बरदस्ती करना पड़ेगी? वो इसे चुप लेकिन बेतासुर अंदाज में देखती रही। जब मैं ऐसा नहीं चाहती तो आपको क्या तकलीफ़ है? मुझे तकलीफ़ है। जब मेरे साथ रहोगी तो मेरी मानोगी। वो पुरसुकून सा गोया हुआ। मैं आपको इस कदर अर्जा लगती हूँ कि जब जी चाहा फेंक दिया, जब जी चाहा इस्तेमाल किया। वो बेयकीनी से देखती जैसे शौक़ में थी। यानी तुम ज़िद करने लगी हो, अना है ना? वो इस्तज़ाइया अंदाज में हंसा और फिर सख्ती से बोला, अना की बात बीच में ना लाओगी ना तो बहुत पछताओगी। मैं क्या हूँ तुम्हें इसका अंदाज़ा नहीं। तुम इंतकामन अपनी ज़िद पर अड़ गई हो, यही बात है ना? वो संजीदा हुआ था। ऐसा नहीं है, वो रूहान से लहजे में कहती तड़प उठी थी। तो फिर क्या है? वो गुस्से से दबे दबे लहजे में दांत चबाता बोला, मेरी ज़िंदगी जीरन हो जाएगी। मैं आपको क्यों नहीं समझ आ रही कि अगर फरवा ने आपको यहाँ देखा तो वो मुझे ज़िंदा दरगोर कर देगी। वो रोने लगी। फिर आंसू, मैंने मना किया था ना, मैं तुम्हारे आंसू से पिघलने वाला नहीं। अना की बात है तो फिर ऐसा ही सही, मैं देखता हूँ तुम मुझे कैसे धुतकारती हो। सुबह वो जल्दी उठी थी। वो गहरी नींद सो रहा था। नहाकर जब वो बाहर निकली तो इसने इसे सेल पर बात करते देखा। वो किसी से डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा था। वो एक सरसरी निगाह इस पर डालकर जाने लगी कि सेल ऑफ करके वो इससे बोला, इधर आओ। न चाहते हुए भी वो कुछ कदम चलकर इसकी जानिब आई। ये सो क्यों मना रही हो? फिर इसके गीले बालों में उंगलियां फेरने लगा। वो खामोश खड़ी रही। वो मज़ीद बेतकल्फ़ी दिखाने लगा तो इसने एक झटके से मुड़ते कहा, मुझे काम है। इसकी हरकत पर वो मुस्कुराता रहा। मुझसे ज़्यादा ज़रूरी काम है। फिर मुस्कुराता बोला, गुस्से में काफ़ी अच्छी लगती हो। क्यों? मुझ में तो कोई ख़ास बात नहीं, यही कहा था ना आपने पहले। इसे इसकी पुरानी याद दिलाती जब वो इश्तियाल अंगेज़ अंदाज में बोली तो वो एक हल्का सा कहका लगाते से गले लगाते बोला, पहले की नहीं अब की बात करो, मेरी रात की हसीन। वो इसे धकेलती चली गई। वो फरवा और माँ को मना कर ले आया था। इसका रवैया फरवा के साथ पहले जैसा ही था, जबकि वो इससे कुछ नाराज़ महसूस हो रही थी। इस वक्त भी फरवा को मनाने की कोशिश कर रहा था। चलो तुम्हें शॉपिंग कराता हूँ। वो हवस खामोश थी तो यकदम इसे इसका हाथ पकड़कर इसे अपने करीब करते हुए बड़े जज़ब के आलम में कहने लगा, इसके यहाँ रहने से तुम्हें कोई खौफ क्यों है? देखो, मैं इसे तलाक दे नहीं सकता कि जरगे का फ़ैसला क्या होता है तुम्हें पता है। घर से भी नहीं निकाल सकता कि ये सब तय हुआ था। तो फिर बताओ क्या करूँ मैं? वो इसे राम कर रहा था। तो इतना मीठा बनने को भी जरगा तो ने नहीं बोला था। वो गया फट पड़ी थी। वो मुस्कुराया। जहन के पर्दे पे इसके साथ बीती रात की फ़िल्म कुछ इस तरह लहराई कि वो चुप कर गया। चुप क्यों हो गए? वो इसे एकदम खामोश पाकर वो बोली, तुम कुछ भी कहो, वो बीवी तो है ना मेरी। अब मैं इस रिश्ते से जान तो नहीं छुड़ा सकता। और फिर ये फ़ैसला मेरा नहीं, ये सबको मुश्तरका फ़ैसला था। फिर तुम सब मुझे इस मामले में क्यों घसीट रहे हो?
तुम आजकल इसके साथ कुछ ज़्यादा ही हमदर्दियाँ दिखा रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसने दिल की बात बताई तो वो मुस्कुराते हुए बोला, फजूल की सोचे रहने दो और कुछ प्यार भरी बातें करो। यकीन करो कब से तरस रहा हूँ तुम्हारी एक प्यार भरी बात के लिए। इस पल वो मान गई थी कि वो इसको चाहती भी बहुत थी। इसकी मोहब्बत इसे इससे बदगुमान कर देती थी जिसमें वो खुद को सरासर बेकसूर समझती थी। चचा इलियास की बेटी की शादी थी, सब वहाँ गए हुए थे, वो घर पर रह गई। इसकी अजीब हालत थी, वो सब बहुत सुस्ती और थकान महसूस कर रही थी और कई बार तो इसे उबकाई भी आई थी। इसे अपने साथ होने वाली गड़बड़ का इसे बखूबी अंदाज़ा हो गया था। सबसे बड़ा तूफान इस खबर से आने वाला था। वो इसका सोच सोच कर और भी परेशान हो रही थी। लॉन में बैठी वो अपनी सोच में मुनहमिक थी जब वो आकर इसके करीब की कुर्सी पर बैठ गया। वो खामोशी से इसके चेहरे को पढ़ रहा था। एकदम से हड़बड़ाकर वो नजरें फेर कर दरख्त पर बैठे कौवों को देखने लगी। फिर जाने के सोचकर वो इसकी तरफ देखती कहने लगी, आप मुझे किसी तरह से अस्पताल ले जा सकते हैं? इसकी बात पर वो सवालिया अंदाज में कुछ देर तकते रहने के बाद बोला, क्यों? मुझे काम है। इसकी आवाज़ पुरसुकून थी। तुम्हें जो काम है वो मुझे मालूम है। हैरत से वो एकदम सर उठाए इसकी तरफ देखने लगी थी। मेरे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, समझी तुम? आपको किस तरह? वो उलझन भरे अंदाज में कहने लगी तो वो बोला, ऐसा कोई भी ख्याल दिल से निकाल दो, मुझे बच्चा चाहिए और हाँ, रात को कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं करना, मैं आऊँगा। वो कहते ही उठकर गेट से निकल गया, जबकि वो इसकी बातों पर हैरान परेशान सी रह गई थी। रात का खाना खाते ही वो अपने कमरे में सोने चली गई। जाने रात का कौन सा पहर था जब वो इसे जगा रहा था। प्लीज़ कोई आ जाएगा, वो हरासा सी बोली तो वो कहने लगा, ये तुम्हारा दर्द सर नहीं है। वो इसके बराबर लेट गया। वो उठी तो उसने इसको खींच कर अपने साथ लेटाया था। आप क्यों मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं? वो सब बहुत नाराज़ होंगे और अगर इन्हें खबर होगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो तो मुझे मार ही देंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अबॉर्शन। वो भुनाता हुआ उठकर बैठा, मैं यहाँ तुम्हारी तकरीर सुनने नहीं आया और इस वक्त तुम बहुत अच्छी तरह समझ रही हो कि मैं क्या चाहता हूँ। सुबह जब वो उठी तो वो इसे बिस्तर पर नज़र नहीं आया था। वो शायद जल्दी चला गया था। दोपहर के वक्त वो फिर आया था। दिमाग ठिकाने पर आया है या कि नहीं? वो कमरे में बिस्तर पर दराज किताब पढ़ रही थी कि ऐसा मजाज सिर्फ इसकी गैर मौजूदगी में ही वो ले सकती थी। वो तो इसके पढ़ने पर भी तंज के तीर इस तरह चलाते थे कि वो खुद को एक मुजरिम से भी ज़्यादा कसूरवार समझने लगती थी। वो उठी और बिस्तर से उतरकर स्लीपर पहनकर अपना दुपट्टा उठाया। मैं चाय ले आऊँ? वो शायद इससे फ़रार हासिल करना चाह रही थी। इसका हाथ थामकर वो इसे रोक चुका था। आपको इस बात का एहसास हो नहीं सकता। मुझे पता है कि मुझे क्या सुनना पड़ेगा। वो सब बहुत नाराज़ होंगे। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे लिए ज़िंदगी और मुश्किल मत बनाएं। इसने इसके आगे हाथ जोड़े। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना ही मैं कुछ कभी कोई गिला करूँगी। ये सब मेरा जीना हराम कर देंगे। वो हकीकतन खौफज़दा थी। मैं हूँ ना, उसने बड़े इत्मीनान भरे अंदाज से कहा तो इसे देख कर रह गई। आपको शायद इस बात का एहसास ना हो कि सर पर आसमान और ज़मीन पर वजूद किसी के लिए कितना अहम हो सकता है। ये मैं जानती हूँ। इन चंद सालों में मैं जान गई हूँ कि अब मुझसे दोनों आसरे छीनना चाह रहे हैं। मुझे मुँह के बल गिराना चाहते हैं। आपके लिए मुश्किल नहीं है, पर मेरे लिए मुश्किल तरीन है। आज वो इससे तफसीलन बात कर रही थी, वगरना अगर अक्सर वो खामोशी रहती थी। वो बात बदलते बोला, तुम शादी पर नहीं जाओगी? वो शादी से मुतल्लिक कह रहा था। नहीं। इसके दो टोक अंदाज पर वो कुछ पल इसे देखता रहा, फिर कहने लगा, मैं अभी जा रहा हूँ, कुछ देर बाद तुम भी वहाँ आना। मैं नहीं आ सकती। उसने माजरत की तो वो इसकी आंखों में आंखें डाले बोला, ज़िद कर रही हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं। खफीफ सी घबराहट लिए वो बोली, इस तरह सबसे कटकर तुम क्या साबित करना चाहती हो कि तुम बहुत मजलूम हो, तुम पर सब तरस खाएं? और आप नहीं समझेंगे मेरी बात, आपकी समझ में नहीं आ सकती। इसकी बात काटकर वो जलाहट अमेज़ अंदाज में बोली, मेरे वहाँ जाने के बाद तुम वहाँ आओगी। वहाँ क्या होगा ये मेरा मसला। इसे वार्न करता वो चला गया, जबकि वो मसमूम ज़हन लिए तैयार होने चल दी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सब इससे चाहते क्या थे। अगर किस्मत इसे यहाँ इस तरह लाई ही थी तो फिर इस कदर ज़िल्लत आमेज़ ज़िंदगी सी तकदीर क्यों बन गई थी। इस दिन वो शादी में चली गई थी, लेकिन जिस अंदाज में इन सब ने इसे देखा, इसने दुआ की कि वो ज़मीन से जादू के ज़रिए गायब हो जाए। घर किसके हवाले करके आ गई तुम? सास ने करीब आते एक तीर इसकी तरफ उछाला। वो कोई जवाब देना ही चाहती थी कि नंद भी आकर अपने जले दिल के फफोले फोड़ने लगी। अगर तुम्हें आना ही था तो मुझे कहती, मैं घर पर रुक जाती, इस तरह घर खाली तो ना छोड़ आती। दूसरी नंद ने भी धमकी मेज़ अंदाज में कहा, अब्बू से कहूँगी भला ये कोई करने वाला काम है? वो मकफसे में फंसी अपनी ज़िंदगी में आने वाले दूसरे तूफ़ान का सामना करने की हिम्मत खुद में खोती जा रही थी। वो सब इसकी तबीयत में तब्दीली देखने लगे थे और मज़ीद बात की कैसे खुली थी। मुझे तो पहले ही शक था तू ये गुल खिलाए जा रहे थे। बता किसका गुनाह अपने पेट में लिए फिरती है? मेरा बेटा तो तुम्हें घास तक नहीं डालता। बोल किसके साथ गुल खिलाती रही है? सुबह सवेरे वो इस पर चिल्लाती सब घर वालों को इकट्ठा कर चुकी थी। वो भी शोर की आवाज़ पर आया। माँ के सामने खड़ी अदन को देखकर वो ठिठक गया। बता किसका गुनाह अपने पेट में लिए फिर रही हो? वो एक बार फिर चिल्लाई थी। मेरा, एकदम से कहता वो माँ के सामने आ गया। सबको साम सूंघ गया था। वो फटी फटी आंखों से इससे तक जा रही थी। क्या कहा तुमने? फरवा आगे बढ़ी। मेरा बच्चा है ये, अब ठीक है ना? या अब भी कोई मसला है? तुम जाओ। सामने खड़ी अदन को देखते हुए वो कदरे तुर्शी से बोला। इन सबको पड़ता हैरत में डाले वो इसके पीछे कमरे में गया था। तुम मेरा नाम नहीं ले सकती थी? वो इस पर चढ़ दौड़ा था। वो रोने लगी। क्यों, क्या नाजायज़ है जो इस तरह रो रही हो? अब तुम मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश मत करो, समझी तुम?
इसे मुसलसल होते देखकर वो मज़ीद बोला, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं हूँ ना, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। इस मौजू पर इनसे कोई बात मत करना, समझी मैं क्या कह रहा हूँ। घर में गोया को हराम मच गया। फरवा चीखती चिल्लाती रही, कितना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे, किस तरह छुपकर गेम खेला मेरी आंखों के सामने, मेरी आंखों में धूल झोंक कर तुम इसके साथ रंगरलियाँ बनाते रहे, इतना फ्रॉड। इस वक्त तुम्हें सब गलत लग रहा है, पर जब ठंडे दिमाग से सोचोगे तो तुम्हें यह गलत की बजाय बिल्कुल ठीक लगेगा। तुम एक औरत हो, एक औरत के जज्बात और एहसासात को समझो। मेरे जज्बात और एहसासात के चूल्हे में झोंक कर इसके जज्बात और एहसासात की तुम्हें बड़ी फिक्र लाहिक हो गई। इसका भी मुझ पर इतना ही हक है जितना तुम्हारा। मैं तुम्हारा मतलब दरअसल ये है कि इसका तुम पर मुझसे ज़्यादा हक है। मैंने ऐसा नहीं कहा, वो तुर्शी से बोला। तुम्हारा भड़कना, तुम्हारा इसके फेवर में बोलना, ये सब जाहिर कर रहा है कि तुम्हारा ज़्यादा हक इस पर है। एक तवील बेकार बहस ने झगड़े की शक्ल इख्तियार करनी चाहिए तो इसके पास से ही हट गया। इसकी माँ ने एक बार भी फिर बात करना तर्क कर दिया। तुमने दुश्मन की बेटी को इतना अहम मुकाम दिया, इस दुश्मन की बेटी की औलाद है इस घर में। वो आपके बेटे की औलाद है। इसने बेयकीन नज़रों से देखते हुए माँ की अधूरी बात मुकम्मल की। मैंने तुम्हें कसम दी थी कि इसे बीवी नहीं समझोगे, इसे हाथ नहीं लगाओगे। उन्होंने कतई अंदाज में कहा तो वो बोला, आप कैसी माँ है जो अपने बेटे को इतना गुनाहगार बनाना चाहती है कि वह दोज़ख की भट्टी में जलता रहे। एक लड़की की पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने की सज़ा क्या हो सकती है इसके शौहर के लिए, आपको पता है? क्या आपकी कसम के लिए मैं दोज़ख खरीद लूँ अपने लिए? वो सवाल के अंदाज में देखता रहा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि इस बात के लिए जवाबदेह मुझे होना था, है आप लोगों को नहीं। मैंने जो ठीक समझा वो किया। अब मेरी सबसे दरख्वास्त है कि इस मामले के बजाय अच्छा उछालने के इसे इस घर की इज़्ज़त समझते हुए दबा लें। इसी में सबकी इज़्ज़त है। अगर बात उछली तो बेइज्जती सरासर आपकी होगी। बेटे की बातें इन्हें दुरुस्त लगी थी, लेकिन दिल में दावतों को दूरत कुछ इस तरह रच बस गई कि दिल से जाती ही न थी। बात खुलते ही फरवा के घर वाले आए। उन्होंने भी बहुत ववेला मचाया था। फरवा किसी ज़ख्मी नागिन की तरह मौके की ताक में थी। वो इसका गला दबाना चाहती थी जो जंजबील को इससे छीनने की कोशिश कर रही थी। सबका रवैया पहले से भी ज़्यादा बिगड़ गया था। एक सुसर ने कुछ खामोशी इख्तियार किए रखी। इसकी वजह यह थी कि उन्होंने देख लिया था कि जंजाबिल इस मामले में अदन के साथ था। इनकी जहदीदा नज़रों ने जान लिया था कि बेहतरी इसी में थी कि इस मामले में खामोशी इख्तियार की जाए। बेटे की मुखालफत इनके हक़ में गलत हो सकती थी। घर भर पर एक सोगवार सी कैफियत तारी थी, जैसे किसी बड़े सानहे का गुजर हुआ हो। फ़िलहाल वो भी चुप था कि ज़्यादा मुखालफत सूदमंद ना थी। वो फ़िलहाल इससे दूर रहना चाहता था, इसलिए हवस फरवा के साथ ही कमरे में होता था। वो इससे बात नहीं करती थी, वो खुद बात करने की कोशिश करता था। इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। प्लीज़ फरवा, तुम समझने की कोशिश करो, मैंने इस सब तुम लोगों को तकलीफ़ देने के लिए नहीं किया, बल्कि मुझे सोने दो। वो करवट लेकर बोली। वो इसके कंधे पर हाथ रखे बोला, मेरे बगैर सो सकती हो? इसकी बात पर इसकी आंखों से आंसू गिरे थे। फिर रुख मोड़कर वो इसके गले लगकर शिद्दत से रोने लगी। एक ही इत्मीनान भरी लहर इसके पूरे वजूद में दौड़ गई। वो इसे तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, पर तकलीफ़ दिए बगैर चारा भी ना था। वो इससे मोहब्बत करती थी, वो भी इसे चाहता था, लेकिन ये सब जो हो रहा था शायद ये तकदीर का लिखा था। इसने मान लिया था। सुबह वो ऑफिस के लिए निकला। घर में मोबाइल रह गया, जिसकी खातिर इसे वापस मुड़ना पड़ा। किसकी मर्ज़ी से तुमने ये हरकत की? बड़े ऊंचे ख्वाब देखती हो। अब देखती हूँ कैसे तुम ये बच्चा पैदा करती हो। इसकी सास नंदे से बड़ी बेदर्दी से मार रही थी। वो नाकाबिले यकीन निगाहों से देखता जैसे जम कर रह गया। मेरे बेटे को वर्गलाया, हमारे खिलाफ महाज पर खड़ा किया। हाँ, अब मैं तुम्हें बताती हूँ। होश में आते ही वो तकरीबन भागते हुए इन तक पहुँचा। इसे देखकर वो रोते हुए इसके अकब में छुप गई थी। इसकी सिसकियाँ एकदम होने वाली खामोशी में गड़बड़ होने लगी। एक कहर बरसाती निगाह माँ और बहनों पर डाले वो नहायत आग बरसाते लहजे में बोला, आज के बाद अगर किसी ने इसको बुरी निगाह से भी देखा तो मैं वो करूँगा जो मुझे नहीं करना चाहिए। मैं ना तो आपका बेटा हूँ और ना इनका भाई। बहनों पर कहर आलूद निगाह डालते हुए उसका हाथ पकड़े से इसके कमरे में लाया था। तुम इंसान हो या जानवर? कहती क्यों नहीं तुम मुझे? वो इसका गुस्सा भी इस पर निकालने लगा। चलो डॉक्टर के पास। फिर वो इस सबके सामने डॉक्टर के पास ले गया था। इस दिन के बाद से इसने दिन मखसूस कर दिए थे। 3 दिन एक के पास, 3 दिन दूसरी के साथ बिताने का फ़ैसला कर लिया। रात को इससे यही पूछ रहा था, कितनी मार खाती रही हो? इसकी खामोशी पर वो जलकर बोला, किसी ने अवार्ड दिया तुम्हें? फिर कुछ तौक़ुफ़ बाद बोला, मैं चाहूँ तो तुम्हें अलग घर में रखूँ, पर तुम्हारा इस हालत में अलग रहना ठीक भी नहीं। क्या करूँ समझ नहीं आ रही। वो हकीकतन परेशान था। ये सब करने की ज़रूरत ही क्या थी? वो जो बोली तो इस पर गोया धमाका कर गई। इसकी बात पर इसकी कुशादा परेशानी शिकन आलूद हो गई। ये सब झक मारने के लिए किया मैंने, मेरा ये मतलब नहीं था। इसने वजाहत करनी चाहिए तो इसकी बात काटता बोला, अब ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। और दूसरी बात, जब भी मैं यहाँ इस कमरे में हूँ तो सिर्फ मेरी तुम्हारी बात होगी बस। मैं घर वालों के ख़िलाफ़ या किसी के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। कोई मसला हो या किसी से शिकायत हो, कह सकती हो एक बार। बार बार एक बात सुनने का आदी नहीं हूँ मैं। खुद ही पंगे लेता था और अभी से किसी के ख़िलाफ़ ना बोलने का कह रहा था। वो दिल ही दिल में खफा हुई। मेरा बच्चा तो ठीक है ना? इसका हाथ अपने हाथों में लेता वो आंखें बंद कर दिया। इसने अस्पात में सर हिलाया। जवाब दो। हमज़ आंखें बंद किए वो बोला तो वो बोली, ठीक है, मेरा बच्चा मेरी तरह होना चाहिए। नहीं, अच्छा होना चाहिए। इसके मुंह से बेसाख्ता निकला था। आंखें खोलकर इसने इसके चेहरे को बगौर देखा। मैं बुरा हूँ? वो चुप रही। तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मैंने ये तो नहीं कहा, इसने धीरे से कहा था। बुरा बनकर दिखाया तो फिर भाग जाओगी। इस रात उसने इसके ज़ख्मों पर मोहब्बत के मरहम लगाने की कोशिश की। ये फ़ैसला इस मर्द का ना था, तकदीर का था जो कुछ और करने वाली थी।
मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, हतमी अंदाज इख्तियार किए फरवा इसके सामने खड़ी अटल अंदाज में बोली थी। इसका नाकाबिले फ़हम रवैया इसे उलझा रहा था। तुम्हें पता था कि मैं किसी का शौहर हूँ, पहले से तुम ये जानती थी और तुम दूसरी बीवी बनकर आई हो। वो नहीं तो फिर इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही हो, जैसे तुम्हें पहले से किसी मालूम ना था और ये बम अब तुम्हारे असाब पर फटा है। न चाहते हुए भी वो कुछ तलक होने लगा। ओह, अब समझी, तो मैं तुम्हारी दूसरी बीवी हूँ, यानी ज़्यादती। तुम कहना चाहती हो कि मैंने ज़्यादती की इस लड़की के साथ। फिर नहायत तुशी से कहा, अब तुम फैसला कर लो कि तुम मेरे साथ रहोगे या इसके साथ। मैं तुम्हें इसके साथ शेयर नहीं कर सकती, तुम्हें इसे छोड़ना पड़ेगा, समझे तुम। वो चिल्लाई थी। इसे लग रहा था कि तहम्मुल बर्दाश्त से बात काफ़ी आगे निकल चुकी है। मैं इसे नहीं छोड़ सकता, तुम्हें पता है कि ये फ़ैसला हो चुका है कि फिर चाहे कुछ भी हो मैं इसे तलाक नहीं दूंगा। फिर तुम बार बार इसे छोड़ने की बात क्यों कर रही हो। इसकी बात पर वह चंद सानिया के लिए खामोश रही थी, फिर कहने लगी, तुम्हें तो वो ज़्यादा प्यारी है ना कि तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। इसके अचानक कहे जुमले पर वो कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर तामल करके बोला, मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुम जानती हो। तुम्हें पता है जहाँ मोहब्बत नहीं होती वहाँ बार बार मोहब्बत जताई जाती है। इसके जुमले ने इसे गुंग कर दिया था। तुम्हें गलत फहमी है, इस तरह नेगेटिव सोच रही हो। उल्टे चश्मे से सब उल्टा ही दिखेगा, और अगर सब उल्टा ही हो तो। वो खोए खोए लहजे में बोली, प्लीज़ तुम समझने की कोशिश करो, मैंने पहले ही इसके साथ बहुत ज़्यादती की है। तुम्हें पता है बहुत गुनाह किया है मैंने। तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो भी जवान है। अगर अगर कल को वो कुछ गलत करती है, इस सब का असल जिम्मेदार कौन होता। इसने मैं पर जोर देते हुए कहा, फिर मजबी तौर से सोचो, अगर मैंने इसके हकूक़ अदा नहीं किए हुए तो मैं किसी अजाब से दो चार हो सकता था। मोहब्बत मैंने तुमसे की, वो एक बेज़रा लड़की है। तुम इसकी हमायत मत करो। जब तुम इसकी हमायत करते हो मुझे सख्त जहर लगती हो। ये तुम नहीं, तुम्हारी मोहब्बत बोलती है। वो रोने लगी थी। इसे समझ नहीं आया था कोई इनको किस तरह समझाए, लेकिन एक बात जिस पर साबित कदम था वो ये थी कि वो अब इन दोनों के साथ इंसाफ करने लगा था। इस बात पर भी वो झगड़ने लगी थी। तुम आज इसके पास नहीं जाओगे। इसका हतमी लहजा इसे अच्छा नहीं लगा। तुम मुझे रोक नहीं सकती। इसे भी गुस्सा आया था। तुम्हें इसकी कुर्बत अच्छी लगती है, तुम्हें तभी तुम इसकी तरफ भागते हो। वो चिल्लाई थी, तुम इसे मुझ पर फोकियत दे रहे हो। वो रोते हुए इसके गले लगी थी। इसे ज़ारों कतार रोते देखकर वो चंद सानिया के लिए खामोश रहा था। तुम इसके पास नहीं जाओगे। तुम इसे छूते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता। वो दबी दबी आवाज़ में कह रही थी, तुम इसे नहीं छुओगे, तुम इसके पास नहीं जाओगे। वो मुसलसल होते हुए कह रही थी। फिर इस रात वो इसी के पास रहा। इसके सोते ही वो करवट लिया दिन के बारे में सोच रहा था। जाने अब ज़िंदगी क्या कुछ करने वाली थी इसके साथ। मंसूर की मौत ने तो इसे ही जिंदा दरगोर कर दिया था। रात देर तक वो जागता रहा। नींद आंखों से कोसों दूर थी। ख्यालात का तलातुम इसे कहीं से कहीं जा पटकता। इसके साथ ये क्या मजाक हो रहा था। वो सोचते सोचते पागल होने वाला था। शदीद परेशानी तब लाहिक हुई जब इसने इसके पास जाने पर हटदर्मी दिखाई। अगर तुम इसके पास गए तो मैं खुद को मार डालूंगी। इसकी धमकी पर इसे भी जिद हुई। वो इसे रोता बिलखता छोड़कर अदन के पास आया था। वो जाने किधर गायब थी। कमरे में इसे ना पाकर इसे शदीद गुस्सा आया। इसे ढूंढता वो बाहर आया। किचन, लाउंज, ड्राइंग रूम, हर जगह वो नहीं थी। वो स्टोर में आया। वो वहीं बैठी कोई किताब पढ़ी थी। क्या कर रही हो यहाँ। वो उल्टा इस पर गुस्सा होने लगा। मैं कुछ काम था, उसने हकला कर कहा। तुम्हें सारी दुनिया में ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ मैं। तुम यहाँ बैठी हो, अजाब हो तुम। ज़िंदगी अचीरन कर दी है तुमने मेरी। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो। आओ मेरे साथ। इसे हाथ से पकड़े वो तकरीबन दौड़ाता हुआ कमरे में लाया था। अभी वो कुछ कहने ही वाला था कि इसके कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजना शुरू हुआ। बाहर ज़रीन खड़ी थी। भाई, भाभी ने स्लीपिंग पिल्स खा ली हैं, इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, जल्दी करें इन्हें अस्पताल। वो एकदम बाहर की तरफ भागा था। फिर वो कैसे इसे अस्पताल लाया, किस तरह सब कुछ आनन फानन हुआ वो नहीं जानता था। शिकस्त खुर्दा अंदाज में बैठा वो इस नई अफ्ताद पर हैरान था। आज उसके इस शिद्दत से ये ख्वाहिश कर रहा था कि वह चिल्लाए, इतना चिल्लाए कि इसके अंदर की तमाम कल्फतें ख़त्म हो जाएं। अब इसकी हालत खतरे से बाहर है। आईसीयू से निकलती डॉक्टर ने इसे तसल्ली अमेज़ अंदाज में कहा। इसकी सास इसे ही मुद्रा इल्ज़ाम ठहरा रही थी। इसलिए शादी की थी, मेरी फूल सी बच्ची को किस कदर बर्बाद करके रखती है इस दुश्मन की बेटी के लिए। वो कफ़े अफसोस मलती जाने और क्या कुछ कहती रही। इसने अब मोहतात रवैया इख्तियार करना शुरू कर दिया था। अब भी वो अपने महाज पर साबित कदम था, लेकिन अब इसने इस सब के साथ अपना रवैया काफ़ी बदल लिया था। अब वो ज़्यादातर खामोश रहता था। खामोशी इसकी ज़ात के अंदर बसेरा करने लगी थी। जिस शाम वो अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आई, इसी शाम अदन इसका पूछने इसके कमरे में गई तो इसे देखकर ही चिल्लाने लगी, निकल जाओ यहाँ से, तुम हो जिम्मेदार इस सब की जो इस घर में हो रहा है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इसके चेहरे की मुतगय्यर रंगत पर जंजबील ने एक खामोश निगाह डाली। वो बोला कुछ नहीं था। वो खामोशी से चली गई। आज की रात जब वो इसके पास था, वो हिम्मत मजतमा करके बोली, अगर मैं यहाँ से चली जाऊँ तो आप सबकी ज़िंदगी में सुकून आ सकता है ना। इसके धीरे से कहे गए इन अल्फाज पर वो जो शर्ट उतार रहा था हैरत से देखने लगा। मतलब, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, अगर आप मुझे कहाँ जाओगी। इसके माथे पर नागवारी का जाल बुन गया। कहीं भी। नहायत नागवार तासुरात चेहरे पर बलिए व नहायत करख्त अंदाज में बोला, मैं तुम्हें क्या दिखाई देता हूँ। शर्ट इसके मुंह पर मारते वो गज़बनाक हुआ था। तुम मेरी मर्दानगी चैलेंज कर रही हो। मैं ऐसा कुछ नहीं करी। मैं तो तुम ये जता रही हो कि मैं तुम्हें नहीं रख सकता, मैं इस सारे मसले को फेस या हल नहीं कर सकता, है ना। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप गलत, यही मतलब है तुम्हारा। वो दोबारा ऐसा कर सकती है, वो खुदकुशी कर लेगी, तब आप पछताएंगे। मैं इसलिए कह रही हूँ कि मज़ीद बड़ा नुकसान ना हो। इसने रूहानी अंदाज में कहा।
मैं इसे मरने नहीं दूंगा। बेड किनारे बैठकर उसने शूज़ उतारे, फिर बेड पर लेट गया। वो इसके पास बैठकर बोली, आप हमारी दोस्ती नहीं करा सकते? इसकी बात सुनकर एक पल के लिए तो वो तहैयर ज़दा रह गया, फिर खिलखिलाकर हंसने लगा। इसे इस तरह हंसते देखकर अपना मजाक बनवाना अच्छा नहीं लगा। वो उठकर जाने लगी कि इसने हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाया था। वो तुम्हारी सूरत देखने की रवादार नहीं और तुम इससे दोस्ती? वो अब भी मुस्कुरा रहा था। तुमने कभी किसी से इश्क विश्क किया? इसका सरसरी लहजा बहुत खास लगा। इसने इसे नफ़ी में सर हिलाया था। कभी किसी से नहीं। वो तस्दीक चाह रहा था या कुछ और। इसने सर नफ़ी में हिलाया तो वो बोला, मुझसे भी नहीं। इसकी बात के जवाब में वो खामोश रही। फरवा मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, बल्कि मैं कहूँ कि इश्क करती है तो ये सही होगा। अगर मुझे तुम दोनों में किसी एक के साथ रहना पड़ा और मेरा फ़ैसला फरवा के हक़ में हुआ तो क्या करोगी तुम? वो पूछ रहा था या बता रहा था, वो समझ ना पाई। बोलो ना, क्या करोगी तुम? जाने वो क्या पूछना चाह रहा था। तो मैं अपना बच्चा लेकर चली जाऊँगी। इसके अल्फाज ने से कुछ पल के लिए गहरे इस्तेजाब में डाला था। तुम एक बार भी मुझे मनाने की कोशिश नहीं करोगी? जाने वो क्यों बहाम भरी बातें कर रहा था। नहीं, मैं ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं होना चाहती। कुछ तौक़ुफ़ बाद बोली, अगर मुझे फ़ैसला करने दिया जाए तो, और अगर मैं तुम्हें जाने ना दूँ तो? मैंने कहा ना, फ़ैसला का हक़ मेरे पास रहा तो। तुम ये हक़ लेना चाहती हो? वो जाने क्या कहना चाह रहा था। वो सोच रही थी। वो खामोश रही। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हें हक़ है, फिर क्या करोगी? चली जाओगी? इस हालत में, उसने इस्तेजाब भरे अंदाज में कहा था, इस हालत में मैं कहाँ जाऊँगी? मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो कुछ ना बोला था। इसके यहाँ बेटा पैदा हुआ था। सिर्फ वही था जो खुश था, लेकिन इसके चेहरे पर संजीदगी थी। घर में इसकी खुशी को किसी ने भी सेलिब्रेट नहीं किया। दूसरी जानिब फरवा को तो आग लगी थी। इसकी ज़ुबान से जहर उगल रहा था। 40 दिन तक ये कोई काम नहीं करेगी। अगर मैंने इसे काम करते देखा तो अच्छा नहीं होगा। बहनों और माँ से कहता वो ऑफिस चला गया। कितने नाज उठा रहा है मेरे जवान बेटे के कातलों की बेटी। किस ऐश से यहाँ रह रही है। देखो अपने लाडले को, हमें इसकी खिदमत का कहकर गया। अपने शौहर के साथ वो अपना गम गलत कर रही थी। तुम लोग भी गुजारा करो, कम अज़ कम इसके सामने तो अपना रवैया कुछ दुरुस्त रखा करो। यूँ ज़ाहिर करो कि तुम सब नाराज़ नहीं हो और इसकी बीवी की खिदमत गुजारी में हर वक्त मसरूफ़ हो। थोड़ा इसका एतमाद हासिल करो, वरना इस बेटे से भी हाथ धो लोगी। वो बीवी को लान तान करते ऑफिस चले गए। फरमा ने एक बार भी बच्चे को नहीं देखा। वो 2 दिन रात नफ़रत की आग में जल रही थी। इधर वो 2 महीने हुए तो वो एक दिन अदन से बोला, अगर तुम चाहो तो अपनी माँ के घर जा सकती हो। वो बालों में ब्रश कर रहा था जब इसने कहा। वो एकदम खुशी से जैसे झूम उठी थी। आज जाऊँ? इसकी बेसब्री पर इसे हंसी आई। अगर 15 मिनट में तैयार हो सकती हो तो। वो घड़ी देखता बोल उठा। वो जल्दी जल्दी बैग तैयार करके पहले खुद तैयार होने लगी। हसन तो गहरी नींद सो रहा था। जल्दी करो, देर हो रही है। वो स्प्रे करता बोला, हसन को पैम्पर चेंज करवा दूँ? वो जल्दी से इसका पैम्पर चेंज करने लगी। इसे गोद में उठाकर वो उसके हमरा गाड़ी तक आई। बैग जंजबील के हाथ में था। इन्हें इस तरह जाता देखकर फरवा तो भड़क उठी थी। वो ज़ोर से कमरे का दरवाज़ा बंद करती अंदर कमरे में गई। कितने दिन रह सकती हो? कितने दिन रह सकती हूँ? वो कुछ ज़्यादा ही खुश हो रही थी। 2 दिन। एक हाथ स्टेयरिंग पर रखे, दूसरे से हसन का गाल सहलाने लगा। इसे देखकर सब बहुत खुश हुए। वो अंदर नहीं आया था, गेट से ही चला गया। इसकी माँ देर तक इसे गले लगाई रोती रही। फिर भाभी की गोद से छोटे हसन को उठाकर बेसाख्ता चूमने लगी थी। निसार जब दोपहर को आए तो बेटी को देखकर खिल से गए। वो देर तक इनसे बातें करते रहे थे। वली भाई कब आएंगे? वो नाजिया भाभी से पूछने लगी। 3 बजे तक। मैंने अभी कॉल किया, वो कह रहे थे मैं 3 बजे तक आ जाऊँगा। वो बैंक में काम करते थे। आज इसकी खातिर वो जल्दी छुट्टी करने वाले थे। वली ही ने मंसूर को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। कॉलेज में मामूली सी तकरार पे बात इतनी बढ़ गई कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। मंसूर ने वली को कॉलेज के ग्राउंड में सबके सामने थप्पड़ मारा था और फिर इससे बात बिगड़ी और दोनों खून में लथपथ हो गए। फिर वली ने मंसूर को गोली मार दी थी। दोनों ख़ानदानों में बात इतनी बिगड़ी कि संभल ही ना रही थी। काफ़ी अरसे की मेहनत के बाद ही जिरगा बिठाया गया और फिर इसी जिरगे में ये फ़ैसला किया गया कि इनकी लड़की का इनके लड़के से निकाह कर दिया जाए और दीगर छोटी छोटी शराइत रख दी गई। वली भी इसे यहाँ देखकर खुश हुआ। जंजाबील कैसा है? उसने बहनोई के बारे में पूछा। ठीक है वो। फिर वह इसके घर में 2 दिन बड़े मसरूफ़ गुजरे। इसकी कज़न इनके घर आई थी इससे मिलने। इसे बच्चे की मुबारकबाद भी दी। शाम के 6 बजे इसने फ़ोन किया, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तैयार रहो। फिर वो इसी वक्त मुकर्रर पर आ गया। वली के पुरजोर इस्रार पर भी वो अंदर नहीं गया। वो अंदर क्यों नहीं आता इसे मालूम था। इसकी गैरत को ये गवारा ना था कि वो भाई के कातिल के घर रुके और लोगों की मलामत समेटे। नहीं, फिर कभी सही। उसने इनकार कर दिया। गाड़ी सड़क पर डाले वो कहने लगा, आने को दिल नहीं कर रहा था ना? वो शायद पूछ रहा था। एक गहरी सांस लेकर वो विंडो स्क्रीन से नजर आते नज़ारे देखने लगी। अगर तुम चाहो तो तुम्हें दोबारा छोड़ के आ सकता हूँ। जाने में क्यों हर वक्त इसका इम्तिहान लेता रहता था। सीधे सीधे कहो ना कि तुम चाहते हो जान छुड़ाना। जाने की वो भी आज कुछ तलख हुई थी। वो मुस्कुरा दिया। अब तुम मरकर भी तुम्हारी जान नहीं छूट सकती। बाकी रास्ता वो खामोश रहा। इसके आखिरी जुमले की वजाहत घर पर रात के वक्त हो गई। हसन को दूध पिलाकर डायपर चेंज करवाकर वो सुलाने लगी तो वो जो इसके करीब लेटा इसे मसरूफ़ देख रहा था बोला, फरवा ने हसन को गोद लेने का मुतालबा किया है। इसकी बात पर वो लरस कर रह गई थी। इसकी बदलती रंगत को बगौर देखता हुआ बोला, वो घर पर ही होगा, तुम दोनों इसका ख्याल साथ रखोगी तो अच्छा। ओह, तो इसलिए आपको बच्चा चाहिए था? वो तल्खी से बोली। तुम गलत समझ रही हो, मैं सही समझने लगी हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम ये बच्चा इसे दो ताकि इसका ये बहाना
नहीं, मैं किसी सूरत अपना बच्चा नहीं दूंगी, इसने अटल अंदाज में कहा। इसके कतई लहजे पर वो बोला, अगर मुझे शेयर कर सकती हो तो बच्चे को क्यों नहीं कर सकती शेयर। ये मेरा है और मैं इसे किसी सूरत शेयर नहीं करूँगी। इस वक्त तो वो इसे ज़ाया कराने के लिए क्या कुछ करती रही थी, अब जबकि मेरी तन्हाई इसके वजूद से ख़त्म हुई है तो वो इसे मुझसे छीनने लगी है। वो बहाना बना रही है, इसे चंद दिन रखने दो, मुझे पता है कि वो इसे नहीं संभाल पाएगी। नहीं दूंगी, कहा ना नहीं दूंगी। इसके ज़िद्दी लहजे पर नागवार तासरात लिए उठा। मेरा भी बेटा है, तुम मुझे मार डालो, मेरी मौत के बाद तुम इसे दे सकते हो। वो रोने लगी थी, वो इसे रोता देखता रहा। ये यही होगा, कहीं और तो नहीं। इसकी ज़द पर इसे बहुत गुस्सा है, कल तुम इसे हसन दे देना। इसने हतमी अंदाज इख्तियार किया। वो और शिद्दत से रोने लगी। ये खिलौना नहीं है जो तुम इस तरह बांटते फिरो, दूध पीता है मेरा, ये कैसे इसे फिर सर उठाकर नहायत खुश्क अंदाज में बोली, नहीं दूंगी मैं अपना बच्चा, ये मेरा हतमी फ़ैसला है। तुम अपना और मेरा खून मत चलाओ, जो कह रहा हूँ वो मान लो, अब सो जाओ। वो लेट गया। वो देर तक रोती रही, फिर गुस्से से मुश्तिल होकर यकदम से इसके सीने पर मुक्के बरसाती बोली, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मुझे मेरे सुकून को आग लगा के खुद किस तरह तुम सो सकते हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, और अब जब मैंने जन्म दिया तो तुम बड़ी आसानी से कैसे दे सकते हो। इसके दोनों हाथों की मार अपने सीने पर खाता इसे एकदम से गले लगाता बोला, मेरा दूसरा बच्चा तुम्हारा होगा। अगर तुम इसे ये बच्चा नहीं दोगे तो मेरी जान को आ जाएगी। इसने मुझे या तो बच्चा देने या फिर तुम्हें छोड़ने का कहा है। इसके आखिरी जुमले पर वो पथरा कर रह गई। वो डीलिंग की बात कर रहा था। तो छोड़ दो मुझे मेरा बच्चा चाहिए। वो चाहिए पर जोर देती चिल्लाई थी। वो इसे नाकाबिले यकीन निगाहों से देख तकता बोला, छोड़ दो तुम्हें, हाथ छोड़ दो मुझे, इस अजाब भरी ज़िंदगी से मुझे निजात मिल जाएगी, मैं कहीं भी चली जाऊँगी, बस मुझे मेरा बच्चा चाहिए। वो एक झटके से इसे खुद से अलग करता बोला, अजाब हूँ ना मैं, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अजाब क्या होता है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। वो इसके इल्तिजाइया लहजे पर वो पिघलने वाला ना था। जाओ बच्चा इसे दे आओ। वो जैसे बैटी देने आई थी, इसकी बात पर सरता पर लरस गई। इसे खामोशी जामत देखकर वो उसके हाथ से कप लेकर साइड टेबल पर रखते हुए बोला, कुछ कहा है मैंने। चूं चरा करने का अंजाम रात को ही उसने देख लिया था। वो मज़ीद लड़ने झगड़ने की सकत नहीं रखती थी। बहुत ज़्यादा तकलीफ ने इसके आंसुओं को रवां कर दिया। फिर उसने ऐसा ही किया, इसे बच्चा दे आई थी। कुछ देर तक वो खाली जहनी की कैफियत में घिरी सिर्फ रोती रही। इसकी गोद के खाली भी इसका सब कुछ ख़त्म हो गया था। वो इसके रोने की आवाज़ सुनती पर कुछ न कर सकती थी। इसे फीडर का दूध लगवाया गया। वो अगर कोई ज़रूरी बात भी करता तो वो इसका जवाब देना गवारा न करती। इसने इसे तही दामन कर दिया था। वो इसे कतराई कतराई फिर रही थी। सो क्यों नहीं रही। इसे करवट बदलते देखकर वो बोला। इसने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। वो इसके करीब आया। ये नाराज़गी कितने दिन तक चलेगी। दूसरा बच्चा आ जाएगा तो तुम्हारी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी ना। वो एक झटके से रुख मोड़कर इसे देखती हुई बोली, इसे किसी के हवाले करोगे तुम। मेरे बच्चे खैरात की तरह तकसीम करते फिरोगे। ऐसी औलाद पैदा करने से बेहतर है कि मैं बे औलाद ही मरूँ। वो मुस्कुराते से खुद से लगाने लगा। वो झटके से खुद को छुड़ाती उठने लगी। मैं मज़ीद तुम्हारे झांसे में नहीं आऊँगी, मुझे बेवकूफ़ मत समझो। दोनों बाजू इसकी गिरफ्त से छुड़ाने के लिए इसने कई बार मज़ाहमत की। तुम गलती करी हो, यहाँ तुम्हारा सिर्फ मैं ही दोस्त हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मनों के इस जगमगटे में ये इकलौता दोस्त भी खो दो। वो मुस्कुरा रहा था। तुम सबसे बड़े दुश्मन हो। कितनी चालबाजी से तुमने अपना मंसूबा बनाया। तुम आस्तीन के सांप हो। खूब डसा है तुमने। और डसूं। वो ज़ेरे लब मुस्कुराता बोला, तुमने जो ज़्यादती की है मेरे साथ, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। आंखों में नमी लिए उसने बड़े करब आमेज़ अंदाज में कहा, तुम कुछ भी कह सकती हो, मैं बुरा नहीं मान रहा। अगर कुछ और कहना है बल्कि ऐसा करो, अगर ज़्यादा ही दिल भरा हुआ है तो तुम मुझे मार भी सकती हो। ये लो। दोनों हाथ उठाए उसने अपना सीना पेश करते हुए मुस्कुरा कर कहा, मुझे सुलह करनी चाहिए। इसने इसकी आंखों में झांक कर बड़े अजीब अंदाज से कहा था। वो खामोश रही। मैं तो तुम्हारे लिए माले गनीमत हूँ। वो इस्तेज़ाइया अंदाज हंसते तंजिया अंदाज में बोल रही थी। वो मुस्कुराते हुए लेट गया। यानी सुलह नहीं हो सकती। वो उठी और जाकर खिड़की के पट खोल दिए। पर्दे बाहर से आने वाली हवा के संग लहराने लगे थे। कुछ देर वो वहीं खड़ी दूर आसमानों के वुस्तों पर तन्हा चांद और तारों से ढके आसमान को देखती रही। इसने अपनी पुष्ट पर इसकी मौजूदगी महसूस की थी, मगर मुड़कर नहीं देखा। नाराज़गी ख़त्म नहीं हो सकती। वो एक बार फिर गंभीर आवाज़ में कहता इसे अपने शहर में जकड़ने की कोशिश करने लगा। फिर इसे खामोश पाकर उसने एक झटके से अपनी तरफ मोड़ा। मुझे तंग मत करो। इसकी बात में छुपे मफहूम को वो जान गई थी, इसलिए बेखौफी से बोली, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। इसे कुछ पल खामोशी से देखते रहने के बाद वो लेटकर सो गया। फिर इनमें बातचीत ख़त्म हो गई थी। वो इसके सारे काम करती थी लेकिन बात नहीं करती थी। वो भी बेनियाजी बरत रहा था। दूसरी तरफ फरवा को हसन ने पागल कर दिया था। इसकी रातों की नींदें गोया रूठ गई थी। थक हार कर उसने एक दिन खुद ही कहा था, ये बहुत रोता है, मुझसे नहीं संभलता। इसका बच्चा इसके हाथों में थमाते हुए इसने एक तंज भरी निगाह से देखा। वो जान गई थी वो क्या जताना चाह रहा है। इसने जो कहा था वो सही साबित हुआ था। फरवा बच्चे को नहीं संभाल पाई थी। वो अब अपनी जल्दबाजी पर पछताती, खुद में उलझती, खुद को कोसने लगी थी। इसने इस बंदे का दिल दुखाया था जिसने इसके लिए सब घर वालों, सब सगे रिश्तों की मुखालफत मोल ले ली थी। वो इससे एक मामूली कुर्बानी मांगने पर बदजन हो गई थी। पछतावा इसके साथ था लेकिन वो इससे दूर हो गया था। वो जब भी फरवा के
पास होता चुप और कुछ खोया सा होता। वो इससे बारहा पूछ चुकी थी लेकिन वो बताने का नाम नहीं ले रहा था। कहीं मुझसे बेजार तो नहीं हो गए, वो कहती। फिर वो इसे खोए खोए अंदाज पर ठिठक जाती और पूछ बैठती जवाब नदारत। वो उलझने लगी थी। एक दिन इसने महसूस किया कि वो खलबत के लम्हात में भी कतराया और बेजार सा वहाँ होकर भी वहाँ इसके पास नहीं होता। एक दिन शर्ट चेंज करते हुए इसकी निगाह जब गैर इरादी तौर पर इसके पड़ी तो इसकी आंखें गोया हरकत करना भूल गई। इसके दिल के मुकाम पर कुछ लिखा हुआ था। करीब होकर वो जब नज़दीक से देखने लगी तो अपनी जगह पर जम कर रह गई। क्या है? उसने पूछा था। फिर इसकी आंखों की तकलीद में जब इसने खुद देखा तो एक पल के लिए बिल्कुल गुमसुम हो गया। अदन का नाम ऐन इसके दिल पर लिखा हुआ था। वो दिल में है और मेरी जगह? वो लहजे में इस्तेफाम लिए दुख भरे अंदाज में बोली। वो खामोश रहा। फिर कुछ तौक़ुफ़ के बाद बोला, ये मैंने वजाहत तो नहीं मांगी, इसने ज़ख़म खोरदा अंदाज में देखते हुए कहा। फिर वो नोट करने लगी इसका इससे ताल्लुक़ बराए नाम का था। वो अदन के पास होता तो इत्मीनान खुशी से इसके अंग अंग से झलकते नज़र आते। इसने इसके मोहब्बत भरे SMS पढ़े थे जो अदन ने इसके सैल पर भेजे थे। इनका रिश्ता बराए नाम था नहीं था, इस रिश्ते से मोहब्बत की खुशबू आ रही थी। वो समझने लगी कि वो इससे शदीद मोहब्बत करने लगा। तभी तो इसे यानी फ़रवा को भुला बैठा था। इसने इसे रातों को बिस्तर से गायब पाया। यानी वो इसके पास जाता था। रात 3 बजे जब वो गैर इरादी तौर पर उठी तो इसने इसे बिस्तर पर नहीं पाया। फिर कुछ ही देर बाद वो खामोशी से अंदर आकर आया था और इतनी ही खामोशी से बिस्तर पर लेटकर सो गया था। एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ। वो झंझलाने लगी थी, इसके असाब चटकने लगे थे। वो इस कदर इसकी मोहब्बत में डूब मरेगा इसे यकीन नहीं आ रहा था। वो इससे नाराज़ था, इससे बात नहीं कर रहा था। लेकिन जब वो कपड़े फैलाने छत पर गई तो वो भी इसके पीछे चला आया। वो हसन के इंजेक्शन लगवाने का पूछने आया था। इसे दोबारा ऑफिस जाना था इसलिए वो बिना ताख़ीर के इससे बोला, हसन को इंजेक्शन लगवाना है, अभी तैयार करो इसे, जल्दी देर हो रही है। वो उतरने लगा कि सीढ़ियों से आती फ़रवा को देखकर जल्दी से रुख मोड़कर कपड़े अलगनी पर डालती अदन को गले लगाकर इसे चूमने लगा था। इसकी इस हरकत पर अदन शशदर रह गई, जबकि फ़रवा तो किसी शिकस्ता इमारत की तरह लरस गई थी। वो झटके से मुड़ती सीढ़ियाँ उतरी थी जबकि वो हैरत इस्तेजाब के समंदर में गोताज़न होती। इसकी इस हरकत पर हैरान खड़ी थी। इसे छोड़ दे। वो बोला, जल्दी तैयार होकर आओ, तैयार करो इसे। वो सीढ़ियाँ उतर गया था। वो भी पीछे आई थी। हसन को वो ले गया था। वो इसके इस अजीब रवैये पर उलझी रही थी। फ़रवा चली गई थी। इसे गए हुए कई दिन हुए थे। इसने आज जब सरसरी अंदाज में इसके आने के बारे में पूछा तो वो बोला वो अब नहीं आएगी। क्यों? एक तिरछी नज़र इस पर डाले वो बड़े आराम से बोला, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? पर मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा। वो तो यही कह रही है। इसने दो टोक कहकर गोया बात ही ख़त्म कर दी। इसकी सास इसे मनाने गई लेकिन वो आने पर राज़ी न हुई। अल्लाह माफ़ करे, शक्ल से कितनी मस्कीन लगती है लेकिन करतूत। इसकी सास का कानों को हाथ लगाए कह रही थी। फ़रवा कह रही थी वो बेहया जंजबील को मैसेज भेजती थी। इसने खुद अदन के मोहब्बत भरे SMS पढ़े हैं और तो रातों को जंजबील को अपने कमरे में बुलाती थी। कई बार तो इसने कुछ तौक़ुफ़ करके बोली, यही है ज़िम्मेदारी इसकी बर्बाद ज़िंदगी की। सामने खड़ी अदन बुत बन गई थी। मैंने ये सब? चुप कर बदज़ात, तुम ही सारे फसाद की जड़ हो। उन्होंने इसे सख्त लहजे में लताड़ा था। वो खामोश बैठा बड़े आराम से सब सुन रहा था। लेकिन कुछ देर बाद वो इसे सब समझ में आया था। छत वाली हरकत और इस तरह के 2-3 छोटे वाक़यात से वो बहुत कुछ समझ गई थी। रात को इसके कमरे में आते ही वो जैसे फट पड़ी। तुमने किया ये सब? तुमने जानबूझकर? हाँ, अब तुम्हें भी सुकून आएगा और इसे भी, इसने मुतमईन अंदाज में कहा और बेड पर लेटे हसन को उठाते हुए चूमने लगा था। ये सब करके तुम्हें क्या मिला? सुकून, इसने बड़े आराम से कहा। दूसरों को बेसुकून करके कौन सा सुकून हासिल हो सकता है? उसने तंज किया। और दूसरे जो मुझे बेसुकून करते हैं उनका क्या भला? तुमने क्या कहकर इसे बदजन किया? वो तो मुझे कसूरवार ठहरा रही है। जवाब दो मुझे। तुम्हारे मोहब्बत भरे SMS और बहुत कुछ दिखा के अब एक बात की तफसील पूछोगी? चलो बताता हूँ। मैं अक्सर रातों को इसके बिस्तर से गायब हो जाता था। वो समझती कि मैं तुम्हारे साथ चैन की नींद सो कर आ रहा हूँ। अपने जिस्म पर, अपने दिल पर तुम्हारा नाम लिखकर वो समझती थी कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत में लिखा है। फिर आखिरी सीन तो तुम भी जानती हो, जब मैंने तुम्हारी गुलाबी होंठों पर अपने प्यार की। शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? इसने बेयकीन निगाहों से देखते हुए कहा था। नहीं, तुम बीवी हो मेरी तो फिर शर्म कैसी? असल बात समझते हुए भी वह अनजान बनकर इसने बात बदली थी। क्यों किया तुमने इसके साथ ऐसा? वो तुमसे मोहब्बत करती थी। वो तलाक मांग ली और मैं इसे तलाक दे रहा हूँ। वो बड़े सफाक अंदाज में धमाका कर गया था। क्या? वो हैरत से गूंग थी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम इसे बता देंगे कि ये सब झूठ था और वो जो समझिए वो सब गलत है। मैं अभी तुम मेरी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं करोगी। इसने इसके बढ़ते कदमों को रोका। इसके हक़ में बेहतर यही है कि वो अपनी ज़िंदगी बना ले। मैं ऐसा नहीं होने दूँगी, उसने सरनफ़ी में हिलाते हुए कहा। तुम नहीं, मैं दूँगा तलाक। अब ये फजूल की बहस छोड़ दो। तुम इतने सफाक हो सकते हो? वो चिल्लाई थी। हाँ, हो सकता हूँ। जब तुम जैसी बीवी मिलेगी तो ऐसा ही सफाक होऊंगा मैंने तुमसे ये सब करने के लिए नहीं कहा था। वो तलक हुई। हसन को बेड पर लेटाते वो बड़े दिलकश अंदाज में कहता बोला, तुम ही ने मुझे मजबूर किया ये सब करने पर। उसके इल्ज़ाम पर तड़प उठी थी। मैंने मजबूर किया? ये तुम खुद जान छुड़ा रहे हो। तुम्हारा दिल भर गया होगा। तुम मर्द होते ही ऐसे हो, जब दिल चाहा सर पर बिठाया, जब दिल चाहा फर्श पर पटक दिया। अच्छा, बड़ा तजर्बा है मर्दों का।
वो पास आकर इसकी बालों की लट छू कर बोला, तुम इसे ले आओ। अब इस बहस का अंजाम सवाए बहस के कुछ नहीं। अब तुम ऐसा करो, एक कप गर्मा गर्म चाय बना कर लाओ और फटाफट ले आओ। तुम इसे बना कर ले आओ। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? सुबह ही बाप इस पर बरस पड़ा। ख़ानदान बरादरी की बात है, क्या हमारी नाक कटवाओगे? बाप की बात पर वो तप गया था। मैंने इसे घर से नहीं निकाला, मैं इसे लेकर आऊँ। अगर वो मेरे साथ रहने नहीं चाहते तो ठीक है, मैं इसे तलाक देने को तैयार हूँ। क्या? इसकी बात पर बाप आग बगोला हुआ था। अब इस एक लफ्ज़ की कमी थी यहाँ। वो गुस्से से सुरख पड़ गया। वो मेरा नहीं, इसी का फ़ैसला है। ज़ंजाबील ने सुकून से कहा। तुम इस 2 टके की लड़की के लिए इसे छोड़ने पर तैयार हो गई? ये बात पर वो लड़की, ये लड़की, ये क्या एक ही बात की रट लगाए रखी है आप लोगों ने? वो मेरी बीवी है। क्या भगा कर लाया था जो सब इस तरह तंज करते हुए लड़की लड़की कहते हैं? इस वक्त जरगे के सामने इनकार कर देते तो 2 टके की है, ये खरबों की। अब मेरी बीवी है और इसके खिलाफ मैं एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इस घर छोड़कर चला जाऊंगा, फिर पूरी ज़िंदगी मेरी बीवी को देख सकेंगे ना मुझे। जाते जाते वो कहने लगा, वो 2 टके की लड़की अब आपके बेटे की ज़िंदगी है। इसकी बात पर इन सबको साम सूंघ गया। ज़ंजाबील के घर वालों ने मसालियत की अपनी सी कोशिश की, लेकिन फरवा और इसके घर वाले नहीं मान रहे थे। तुमने मसला पैदा किया, अब तुम सुलझाओ। इसका बाप बहुत नाराज़ था। मैंने सुलझाना चाहा तो बीच में आप सब आ गए। इसने भी 2 टोक कहा। माँ ने इसका गोया जीना हराम कर दिया। वो अदन से कहने लगा, मैंने एक घर किराए पर लिया, वो कल हम वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। इसकी बात पर वह हैरान रह गई। वे सब क्या कर रहा था? मैं नहीं जा सकती। अगर मैं गई तो सब समझेंगे कि ये सब मैं करवा रही हूँ और तुम्हें इन सब से अलग कर दिया। सबका मुझ पर यकीन पुख्ता हो जाएगा। मैं यहाँ से नहीं जा सकती। तो फिर फैसला कर लो कि तुम इनके साथ रहोगी या मेरे साथ। वो तो शशोपन में मुब्तला हो गई थी। ये सब क्या हो रहा था? कत्ल बेटे ने किया, पदाश में बेटी पर अजाब नाजिल हो गया था। वो दिन रात सोचती, फिर इसे एक अलग घर ले गया था। यहाँ सुकून तो था, लेकिन आइंदा से मुतल्लिक अंदेशे वसवसे भी थे। वो इसे समझ नहीं पा रही थी। इसने इसकी ज़ात को सबके सामने कसूरवार ठहरा दिया था। वो जिस तरह इसकी ज़िंदगी में आई थी, इस लिहाज से इसे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ था कि एक शौहर की हैसियत से इसका मुकाम दे। लेकिन दिन ब दिन इसे महसूस होने लगा था कि कुछ गलत होने जा रहा है। फरवा से शादी के बाद इसे हकीकतन लगा कि वो इस लड़की के साथ ज़्यादती कर रहा है। किचन में फरवा के साथ कुर्बत के लम्हात में जिस तरह उसने इन दोनों को देखा था, तब इस दिन से वो शर्मसार सा रहने लगा था। ये एहसास इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब नमाज जुम्मा के मौके पर मौलवी का वास वो बीवियों के हकूक़ की वजाहत कर रहे थे। इस दिन इसके ख्यालात में फ़र्क आया था और वो शर्मसार हुआ था। वो इरादा कर बैठा था कि वो इसे इसका हक़ देगा कि इसी दौरान वो बीमार पड़ गई। बीमारी के दौरान इसने गनूदगी में जो इंकशाफ किया, उसने इसे पूरी तरह झंझोड़ कर रख दिया। इसके घर वाले इसे मारते थे और इसे इसकी खबर ही न थी। तब इसके इरादे की पुख्तगी यकीनी ठहरी थी। इसके करीब जाते हुए इसे अंदाज़ा हुआ कि वो इसकी कुर्बत का आदी होता जा रहा है और इसे इसकी कुर्बत अच्छी लगने लगी थी। फरवा को शक हो गया था, जो सही था। वो दिल से चाहता था कि वो इसके बच्चे की मां बने। तभी उसने अबॉर्शन वाली बात पर सख्त रद्द-ए-अमल दिखाया था। फरवा ने जो शर्त रखी थी बच्चा लेने की, वो भी इसने इस वजह से कबूल की थी कि वो इसे छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन वो इसको बच्चा देने से इनकार करके इसे छोड़ने पर तैयार हो गई थी। इसे ये बात बहुत बुरी लगी थी, जो इसके लिए दिन रात सूली पर लटका सारे मसाइब सह रहा था। वो इसे छोड़ने की बात इतनी आसानी से कह गई थी, लेकिन इस दौरान इसने महसूस किया कि वो फरवा के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा। वो चाहते हुए भी इसके साथ नहीं होता था। इसके साथ रात बिताते हुए वो ज़हनी तौर पर इसके साथ नहीं होता था। इसका दिल शिद्दत से ख्वाहिशमंद होता कि वो अपनी हर रात, अपना हर दिन, एक एक पल अदन के साथ गुजारे। वो इसकी ज़रा सी कुर्बत के लिए बेकरार रहता था। इस दौरान इस पर इंकशाफ हुआ कि अब फरवा को मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बना सकता। इसने फैसला किया था कि वो इसे खुद से बदजन कर दे, ताकि वो आसानी से इसे छोड़कर चली जाए। वो इसके साथ इंसाफ नहीं कर सकता था, यह नाइंसाफ़ी थी। इसने इसके हक़ में ये बेहतर जाना था कि वो किसी के साथ पूरी मोहब्बत भरी ज़िंदगी जिए। वो इसे अब कोई खुशी देने का अहल खुद को ना पाता था। इसे भी किसी ऐसे अच्छे साथी का साथ ही खुशी दे सकता था, जो दिल से इसे मोहब्बत करता, बकौल फरवा के जताता ना। इसलिए इसने फरवा की ख्वाहिश का एहतराम करते से छोड़ने का फ़ैसला कर लिया था। वो कभी इसकी माँ के घर नहीं गया। फरवा से अलहदगी के बाद इसने खाला के घर भी जाना तर्क कर दिया था। अदन इस सब की ज़िम्मेदार खुद को समझती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी कि वो खुद इस सारे मामले में बेबस थी। आज तक वो जान ना पाई कि आखिर फरवा को इसने छोड़ा क्यों। वो तो इससे मोहब्बत करता था। दिन रात वो इस वजह को जानने के लिए बेचैन रहती। कई बार इसने वजह पूछी तो वो टाल गया। तुम्हें क्या करना है ये जानकर? इसका ये जुमला इसे बहुत नागवार गुजरता। हसन स्कूल जाने लगा था जबकि वो दोबारा प्रेग्नेंट हुई थी। इसके घर वालों ने कता ताल्लुक़ कर लिया था। वो कभी कभार चला जाता, लेकिन वो लोग कभी नहीं आए थे। आज जाने की उसने घर की तफसीली सफाई का सोचा। इस मकसद के लिए वो पहले वार्डरोब खोलकर इसकी तरतीब दुरुस्त करने लगी। कपड़े तरतीब से रखकर वो निचले खाने में बेतरतीबी से रखे मोज़ों और बनियानों को निकाल कर इनकी तय करके रखने लगी थी कि इसी खाने में इसे एक डायरी दिखाई दी। यूँ ही उठाकर इसने डायरी खोली और फिर इसकी नज़रें जैसे इन सफ़ात पर जम कर रह गई। वो कितनी देर तक इसी पोजीशन में खड़ी रही कि अचानक खुटके की आवाज़ पर इसने एकदम डायरी बंद करके अलमारी के खाने में वापस रख दी। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर आया था और घड़ी उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रखकर वो बेड के करीब बैठते हुए उतारने लगा। इसे गुमसुम खड़ा देखकर वो आंखों में हैरानी लिए सवालिया अंदाज में पूछने लगा, क्या बात है? लेकिन अपनी बात के जवाब में उसकी इतनी गहरी खामोशी देखकर वो उठा और बोला, खाना लगाओ, मैं आ रहा हूँ। वॉशरूम की तरफ जाने लगा कि वो बेसाख्ता इसके सीने से लगी रोने लगी। वो तहैयर ज़रा सा पूछने लगा, क्या बात है? वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। आज वो वजह जान गई थी कि इसने फरवा को क्यों छोड़ा था। इसकी डायरी के हर सफ़े पर अदन की तस्वीर लगी थी और हर तस्वीर के इसने लिखा था,
मेरी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे नाम। जी तो गाइस, कैसा लगा आपको ये नावल? मुझे तो आज का पढ़ने में इतना कोई ख़ास मज़ा नहीं आया, क्योंकि यार मुझे ऐसा लगा कि आज मैंने सबक पढ़ा है, बिल्कुल ना रीडिंग किया मैंने, बीच में कोई कमेंट नहीं किया, कुछ भी नहीं मैं बोली। और उस तरह पहले हम इंजॉय करते करते पढ़ते हैं, तो कभी मैं कुछ बोल देती हूँ, कभी कुछ बोल देती हूँ, मुझे ऐसे वैसे मुझे पढ़ने में मज़ा आता है। आज तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने जैसे मुँह बांध के ना, कि मुझे टीचर ने लगा दिया कि तुमने ना ये भला इतनी देर में तुमने आज ये पूरा सबक पूरा करना है, तो मैंने रीडिंग किया ना, वो जो होती है ना आँखें बंद करके रीडिंग की है, वो हिसाब हुआ। बाकी आप बता दें, आपने ये बेमज़ा सी रीडिंग सुननी है या जैसे हम इंजॉय कर कर के पढ़ते हैं वैसे सुनना है? तो जैसे फिर आप कहेंगे वैसे कर लेंगे, क्योंकि सुनना आपने है, मैंने तो बोलना ही है, मैं बोर हो जाऊँगी घंटा का। तो बाकी ये इस नावल के बारे में मैं अपनी राय का इज़हार ये करना चाहूँगी कि ज़ंजबील ने शुरू में बड़ी मेरे से गालियाँ खाने की वो बड़ी बेताब हुई हैं, लेकिन मैंने कहा आज मैंने आपको सबक ही सुनाना है। जिन लोगों को, कुछ लोग कहते हैं ना कि वो उनकी कहानी का फ़्लो टूट जाता है, तो फिर मैंने आज सबक सुनाया। तो फिर ना ज़ंजबील ठीक है, वो पहले अपनी जगह पे वो गलत भी था, लेकिन वो सही भी था। उसका करैक्टर उसने वैसे ना सबसे ज़्यादा फेस किया है, लेकिन फिर भी उसको हिदायत आ गई, अल्लाह ने उसकी हिदायत दी है कि वो अपनी बीवी में इंसाफ़ कर सका। लेकिन शुरू में उसने पहले अदन के साथ नाइंसाफ़ी की, फिर एंड पे फ़रवा के नाल ज़्यादती हो गई, लेकिन उसने फ़रवा को छोड़ दिया, ये अच्छा था। मुझे ओवरऑल ये नावल अच्छा लगा, लेकिन आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, आप राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा इंशाल्लाह। और तब इंशाल्लाह मिलेंगे कल विद न्यू नावल। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।